नमस्कार, मेरा नाम है सुशील सिंह और आप देख रहे हैं इकोलेस। हमारे साथ आज पॉन्डमैन आदरणीय रामवीर तंवर जी हैं और बहुत सुना है मैंने इनके बारे में, वीडियोस देखे हैं, इनके टेड टॉक्स देखे हैं, टेडएक्स टॉक्स देखे हैं। कौन सा मतलब लेफ्ट मीडिया हो चाहे राइट मीडिया हो, गोदी मीडिया हो चाहे खोदी मीडिया हो, कौन है जिनसे इन्होंने बात नहीं करी, चाहे पीएम हो, सीएम हो या डीएम हो, हर कोई रामवीर जी से बात करना पसंद करता है, उनसे उनके साथ रहना पसंद करता है। राम राम रामवीर जी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया सर। अभी आपका यहाँ पे गांव कौन सा है? मेरा डाढ़ा गांव है, ये परी चौक के पास ही है। अच्छा, मतलब मैं गांव में ही रहता हूँ। अच्छा, तो ये जो है परी चौक से 10 किलोमीटर आगे सिकंदराबाद बुलंदशहर की तरफ हाँ। चलेंगे तो रूरल एरिया शुरू हो जाता है, वहीं पे गाँव है। अभी भी शुरू हो रहा है या बंद हो गया? शुरू हो गया? अब ना सेमी अर्बन है वो गाँव के शहर के बीच बीच में आ गए हैं। तो ना तो वो गाँव ही बचे है ना शहर ही बचे है। पर जैसे आप लोगों के साथ पता है, बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा। आप लोग बड़े हो रहे थे तो गांव था, प्रॉपर गांव था, और अचानक से शहर ने गांव को खा लिया। कहते ना हिंदी लील गया। तो अब क्या होता है कि आप लोगों की यादें इतनी जुड़ी होती है कि भाई वहां हम सुबह सुबह जाते थे लोटा लेके, वहां हम ये करते थे यहाँ, और अब वहां बिल्डिंगें बनी। जैसे हमारे यहाँ पे कुछ यादें हैं, वो बताते हैं यार। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसमें? मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे गांव के बराबर से नहर जाती थी। अच्छा। अभी भी जाती है, बट अब उसको नहर नहीं कहा जाता क्योंकि अब वो नाला बन चुकी है। अच्छा जी। और वो नहर मतलब इतनी साफ थी। मैं क्योंकि मैं एक जिस परिवार से आता हूँ, तो मेरी जो जिम्मेदारी थी वो थी भैंसों को जंगल में ले जाना। हाँ। और उनको चरा के लाना। मैंने भी किया है ना। हाँ। और अब था क्या, अगर वो रास्ते से जाएंगे है ना तो बहुत दूर पड़ता था गांव से उस तरफ चराने ले जाना। और अगर मान लो ऐसे शॉर्टकट लेना है तो नहर में घुसो और उस तरफ पार निकल जाओ, है ना, तो वो सबसे शॉर्टकट होता था। अच्छा, दूसरी चीज, जब आप भैंस को जंगल में ले जा रहे हैं तो एक बार पानी पिला के ले जाना होगा, और जब आप वापस घर आ रहे हैं तो एक बार पानी पिला के लाना होगा। तो अब था क्या कि कई बार जो है, अब छोटा मैं शायद चौथी क्लास में था। अच्छा। तो चौथी क्लास में पानी, इतना हाइट भी नहीं थी कि तैर सके या पैदल चल के, तो हम क्या करते थे, सारे कपड़े एक उसमें लिए थैले में, उसमें 2-3 किताब होती थी, प्लास्टिक का थैला, वो एक तरह से मल्टी यूजेबल था। उसको बारिश आए तो ओढ़ लो, बैठ जाओ, उसको कुछ भी कर लो। तो वो जो है थैला लिया, एक हाथ में पकड़ा और दूसरे हाथ से भैंस की पूंछ पकड़ ली। तो वो जो है जैसे भैंस क्रॉस हुई अपना, हमने जो है वो भी। अच्छा, भैंस एक्सपर्ट तैराक होती है, एक्सपर्ट तैराक, उनको कोई नहीं डुबा सकता। इतना बड़ा शरीर है, बाप रे, उसके बाद एक्सपर्ट तैराक। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, आप एरोडायनेमिक्स या वाटर जो भी टेक्नोलॉजी है उनकी, भैंस तैरनी नहीं चाहिए। इतना बड़ा शरीर, 4 पैर पतले बंदा, वो खींच ले जाती है। भाई इतना गहरा हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तुरंत तैर के निकल जाती है। तो वो, लेकिन अब कई बार ना भैंस की तो आदत है, कई बार बीच में लेट जाएगी है ना, कई बार वही खड़े होकर पानी पीने लगेंगे। तो हम फंस जाते थे उस चक्कर में। तो उसमें होता क्या ना, कई बार मुंह में पानी चला जाता था, है ना। बट ये देखिए कि कभी बीमार नहीं हुए उस पानी को पी के, है ना, इतना साफ पानी उसमें बहता था। लेकिन अभी अगर आप उसको छू लेंगे ना, 99% आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। क्योंकि वो हुआ क्या, जैसे जैसे डेवलपमेंट आया, जिसको हम सो कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। सस्टेनेबल तो नहीं है, हाँ, लेकिन कहते हैं उसको, इसलिए मैंने उसको सो कॉल्ड कहा। तो जैसे जैसे सो कॉल्ड डेवलपमेंट हमारे आसपास आया, तो उनको डिजाइन इस तरह से किया कि सारे जितने सेक्टर बनेंगे, जितने गांवों से भी सीवर लाइन डलेगी, उस सब का जो आउटपुट निकलेगा, मतलब वेस्ट निकलेगा, उसको जाके उन्होंने उसमें जोड़ दिया, उस नहर में। और वो नहर क्या है, सिर्फ सीवेज को ही कैरी करती है, उसमें तो कोई आवाज उठाया जा रहा है कि भाई, या फिर कोई उन्होंने सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है कि भाई रिप्रोसेस करो। हाँ, नहर में फेंकना सस्टेनेबल कहाँ हो? शुरुआत में लोगों ने आवाज उठाई, है ना, लेकिन देखिए आवाज उठाना, ये सब करना ना, लोग भी अपना घर तो चलाते ही हैं सब, है ना, इतना टाइम भी नहीं होता कि कोई लाइफ टाइम तक उठा सके आवाज। लोगों ने आवाज उठाई, हमने भी बहुत सारे पत्थर लेके उस टाइम, क्योंकि मछली, मुझे याद है
जब ये शुरू हुआ था तो मछली मर जाती थी, हर दूसरे तीसरे महीने में कुछ ना कुछ मछली मरती थी। और क्योंकि हमें तो आदत थी, हम क्या करते थे, मेरे कुछ याद है, हम जो ना शर्ट की इन बाहों को आगे से बंद कर देते थे, एक यहाँ से बंद की, एक यहाँ से बंद की, और उसको ऐसे लेके चलते थे। तो जब उठाते थे उसमें मछली आती थी, है ना, ये हमारी आदत थी, और उसको बोतल में बंद कर लेते थे। लेकिन वो हमारे आंखों के सामने पलटने लगी, है ना, मछली मरते ही पलट जाती है, उल्टी हो जाती है। तो हम काफी पत्र भी लिखे, ये तो मेरी आंखों की सामने की बात है, लोगों ने भी पत्र लिखे, लेकिन उसका कुछ फर्क पड़ा नहीं। तो वो एक टाइम अब ऐसा हो गया कि उसमें लाइफ लगभग 0 है, तो उस टाइप की कंडीशन है। तो हमने, वो हमारी यादें हैं उन तालाबों से या नहर से जुड़ी हुई, खूब याद है। उसमें हम मतलब दूर से दौड़ लगा के आते थे, उसमें कूद जाते थे, है ना, और पूरा दिन उसी में पड़े रहते थे, भैंस भी पड़ी रहती थी, हम भी पड़े रहते थे। लेकिन अब उसमें ना तो कोई भैंस ले जाने वाला है, क्योंकि जो भैंस है वो के मालिक है, उनको भी पता है कि ये पानी है, भैंसों के लायक नहीं है, और दूसरा कोई खुद भी नहीं नहाता है उसमें। तो इस तरह की दशा, तो वो हमने चेंजेस यहाँ पे देखे हैं। जैसे मिट्टी वाला पानी ठीक होता है, अगर पानी में मिट्टी घुली हुई है दैट्स फाइन। जब वो काले रंग का हो जाता है तब वो खतरनाक हो जाता है, जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट या फिर काले रंग का मतलब है कि या तो उसमें डोमेस्टिक वेस्ट है ना, जिसको ऑर्गेनिक वेस्ट कहते हैं, या उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट है ना, तभी उसका डीओ लेवल जो है, डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल, वो नीचे होता है, बीओडी ऊपर बढ़ता है, और वो पानी का रंग काला होने लगता है। दैट्स द रीजन ऑफ। अच्छा, ऑक्सीजन ठीक ठाक होगी तो फिर वो, ऑक्सीजन अगर ठीक है तो उसमें क्या होना, एक्वेटिक लाइफ रहेगी, मतलब उसके नीचे जीव जंतु रहेंगे, और वो क्या है, उस लाइफ साइकिल को जारी रखेंगे, है ना, क्योंकि नीचे रहने के लिए सबसे ज्यादा चीज है के लिए डिजॉल्व ऑक्सीजन, बाहर की ऑक्सीजन से उनको मतलब नहीं है, डिजॉल्व ऑक्सीजन उनको चाहिए। और डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होगा, आप इस बात को ऐसे समझिए कि ये बोतल है पानी की, इसमें मैं एक बिस्किट डाल दे रहा हूँ, जैसे बिस्किट डालेंगे क्या होगा, डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, है ना। अब डिकम्पोज कौन करेगा उसको, बैक्टीरिया करेंगे उसको, है ना, ये नेचर का रूल है, बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करेंगे। एक बिस्किट है तो कम बैक्टीरिया है ना, अगर मैं 10 बिस्किट डाल दूं तो ज्यादा बैक्टीरिया जरूरत पड़ेगी, ज्यादा बैक्टीरिया होंगे, इसका मतलब उसमें ज्यादा ऑक्सीजन की उनको जरूरत पड़ेगी, है ना, ज्यादा ऑक्सीजन होगी तो ऑक्सीजन वो खत्म हो गई, बाकी जीवों के लिए कम पड़ गई वो, है ना। तो ये इसको तो जो जितनी ऑक्सीजन हम पड़ रही है, या जो हमारा मटेरियल उसको टीडीएस कहते हैं, डिजॉल्व। तो जैसे जैसे टीडीएस बढ़ेगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होने लगेगी, वो रीजन होता है। तो अब यहाँ पे आसपास देखिए, अब कई बार हिंडन में डीओ 0 है, इसलिए एक्वेटिक लाइफ भी 0 है ना, उसमें कोई जीव पैदा नहीं रह सकता अंदर। कई बार जब एक तो बार तो कोरोना आया था, तब उसमें थोड़ा डीओ लेवल बढ़ा था, या एक बार जब मानसून वगैरह में बाढ़ आ जाते हैं तब उसमें डीओ लेवल बढ़ता है, अदरवाइज उसमें डीओ लेवल लगभग 0 रहता है। तो मुझे एक बात बताइए, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट जो क्या इनफ नहीं है, इस वजह से सीवर उनमें छोड़ा जा रहा है, प्रॉब्लम कहाँ लगी आपको? देखो, अगर आप गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के बात करेंगे तो इनके पास तो एसटीपी रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा है ना, मतलब अगर हमको 10 मिलियन लीटर ट्रीट करना है तो इनके पास पहले से 25 मिलियन लीटर के बने हुए हैं। अच्छा, बट हमें समझ में नहीं आता कि फिर भी वो अनट्रीटेड रिवर्स तक कैसे पहुंच जाते हैं। कई बार तो वो वाटर चैनल्स नहीं बनाए गए हैं कि एसटीपी में वो बने। तीसरी चीज, कई बार वो सही से वो ऑपरेट नहीं हो रहे होते हैं, है ना, उनमें भी कहीं ना कहीं बाईपास सिस्टम बना रहता है ना, कि जब तक कोई इंस्पेक्शन करने नहीं आता तब तक उसको ऐसे ही चले जाए, है ना। तीसरे, वो ट्रीट होके भी ना कुछ यूज नहीं हो पा रहा उसका, है ना, भाई पानी को ट्रीट किया, उसका कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन में यूज होना चाहिए। अगर आप यहाँ का देखेंगे तो यहाँ पे एज पर एनजीटी रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी जितने टावर बन रहे हैं, बिल्डिंग बन रही है, तो किसी को भी अलाउड नहीं है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करना जी। आपको ट्रीटेड वाटर ही कंस्ट्रक्शन में यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए कोई आपको क्वालिटी तो चाहिए नहीं कि भाई आरओ का वाटर ही ईंट के ऊपर छिड़कना पड़ेगा, है ना। तो वो एक उनके लिए इशू नहीं है, तो उनके लिए ये रूल बनाया गया कि आपको जो है ट्रीटेड वाटर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो मुश्किल से 5% यूज होता है, अदरवाइज तो सब ग्राउंड वाटर ही एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये कोई रेड वेट नहीं पड़ती है कोई ऐसा, या पैसे लेके मामला करता है हर चीज में? मुझे तो लगता है ना, गवर्नमेंट के पास, किसी भी डिपार्टमेंट के पास ना, नंबर ऑफ पीपल जो कि उसको मॉनिटर कर सके, उसकी बहुत कमी नजर आती है मुझे, है ना।
आप मान लो, देखिए अगर मान लो यहाँ पे 5,000 बिल्डर तो जरूर होंगे, बिल्कुल है ना। 5,000 में अगर मैं एक दिन में मेरे ऑफिस में 4, 10, 15, 20 एम्प्लॉय हो गए, अगर मैं एक दिन में 2 भी बिल्डिंग को इंस्पेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे कम से कम कितने 2500 दिन लगेंगे। एक साल में 365 दिन होते हैं, तो नहीं हो पाएगा प्रैक्टिकली। तो हम जब भी देखते हैं, हम देखिए कंप्लेंट करते हैं, हम आरटीआई भी लगाते हैं, एक्टिविस्ट लोग यहाँ के, लेकिन लास्ट में क्या निकलता है जाके, अनऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफिसर कहते हैं कि भाई हमारे पास आप देखिए यही 4 लोग हैं, अब बताइए इससे किस किस का हम इंस्पेक्शन करें जाए। वो एक प्रॉब्लम नजर आती है। दूसरा, हमें लगता है कि गवर्नमेंट इंस्पेक्शन की बात दूसरी है। सबसे पहले जो बिल्डर हैं वो भी इसी सोसाइटी के लोग हैं, है ना, जो मतलब वायलेट कर रहे हैं, जो एनवायरनमेंट का नुकसान कर रहे हैं, वो भी इसी सोसाइटी का लोग है, उनको भी इसी अर्थ पे रहना है। तो उनको कम से कम सोचना चाहिए कि भाई जरूरत क्यों पड़ रही है रेड मारने की या इंस्पेक्शन करने की। क्या उनको नहीं पता कि जो ग्राउंड वाटर है ये सबसे पहला हक यहाँ के किसान लोगों का है। बिल्कुल, आपने ऊपर की जमीन लेके उसके ऊपर बाउंड्री कर ली, क्या नीचे भी बाउंड्री की है कोई? नीचे तो हो सकता है वहां का एक्वीफर, अब आसपास के गांव से आप खींच रहे हैं पानी, बिल्कुल, है ना, उसका उन गांव वालों की क्या गलती है उसमें? आपके पास पैसा है, आपके पास पावर है, लेकिन आप अपने पैसे और पावर की वजह से पड़ोसियों के गांव वालों का पानी भी पी गए, लेकिन आपने उसका कुछ पे नहीं किया है, आपने सिर्फ ऊपर की जमीन का पे किया है। तो नीचे बाउंड्री नहीं है, पता नहीं कौन कहां तक के पानी को खींच रहा है, वो एक प्रॉब्लम है। तो हमें एज ए बिल्डर के अलावा हम एज ए सिटीजन भी सोचना चाहिए कि हम देश का, नेचर का कितना नुकसान कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे जिस मॉल ने, जिस बिल्डर ने सबसे ज्यादा पानी किया है, शुरू में था क्या यहाँ पे 15 फीट पे 10 फीट पे पानी था। अच्छा जी, है ना, 20 फीट पे। मुझे याद है जब हम भैंस चराते थे, कुआं खोदते हैं, नहर के किनारे पे हम 10 फीट भी अगर खेल खेल में खोद देते थे तो पानी, मतलब ऐसे तो नहीं कि धार बनने लगी, बट वहां पे धीरे धीरे रिसने लगता था, है ना। यहाँ पे वो प्रॉब्लम थी। जब यहाँ पे बिल्डर आए तो उनको क्या ना 3 बेसमेंट नीचे जाना का शौक लगा। जैसे आप आसपास की बिल्डिंग में देख रहे हैं 3-3 बेसमेंट नीचे से वो चले गए। अच्छा, जैसे ही उन्होंने बेसमेंट खोदना शुरू किया तो हुआ क्या, पानी आना शुरू हो गया, काम रुक गया। फिर उन्होंने क्या किया, मैंने अपने आंखों से देखा है, उन्होंने ना एक साथ 500 बोरवेल करे, है ना, 500 पंप लगाए वहां पे, और उस पूरे एरिया का ग्राउंड वाटर खत्म किया। पहले पूरा 3 महीने तक वो बोरवेल चलते थे रात दिन, ग्राउंड वाटर दिखता था कि भाई अब 1 मीटर नीचे चला गया इस एरिया का। धीरे धीरे अपने डेप्थ को वो चलाते रहते थे, एक 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 ऐसे ऐसे वो उन्होंने खत्म किया पूरा। अच्छा, कितने मिलियन, कितने अरबों लीटर पानी उन्होंने खत्म किया ताकि एक बेसमेंट और नीचे जा सके, वहां का ग्राउंड वाटर खत्म कर सके, जमीन का पानी खत्म कर सके। लेकिन आज जब मैं उन्हीं के उसी मॉल के वॉशरूम में घुसता हूँ तो सबसे पहले लिखा रहता है सेव वाटर सेव लाइफ, है ना। तो जब वो बना रहे थे, समझ रहा हूँ किस मॉल की बात कर रहे हो, है ना। हाँ, तो जब वो बना रहे थे तब भी उनको पता था, आज वो बना रहे उन्होंने क्या गलती की है आज भी उनको पता है। तो वो आज वो एनवायरनमेंट की बात भी करते हैं, सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं। तो वो हमें एक बिल्डर के अलावा एक्टिंग नहीं होती ज्यादा, जैसे फोटो ऑप्स नहीं होते ज्यादातर, मतलब इंस्टेड ऑफ जैसे आप रियल चेंज करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो बिल्डर टाइप के लोग हैं, वो कोई एक्टिंग करते हैं, खूब दबा के फोटो खिंचवा के निकाल देते हैं। एक्चुअली क्या है ना, मैं अभी यहीं एक पास के काम कर रहा था वेब सिटी में, वेब सिटी के पास में काम कर रहा था। तो वहां पे एक बड़ा गंदा सा तालाब था, मतलब वो पूरा उसमें सीएनडी वेस्ट था, उसमें ये वेस्ट था बहुत सारा, वो भर चुका था ऑलरेडी, सब कुछ कर रहा। तो गांव वालों से जब मैंने बात किया तो कुछ गांव वालों ने बताया कि हमने इसमें तैरना सीखा है। इवन एक वहाँ ताऊ खड़े थे तो उन्होंने बोला कि बेटा मेरा अगर 25 पैसे का सिक्का गिरता था ना तो मुझे दिखता था इसमें, मेरी बचपन की ऐसी याद है। मैंने कहता हूँ अब तो गलती से आप गिर गए थे, ढूंढने से नहीं मिलोगे इसमें, इतना गंदा ये तालाब है, काला है बिल्कुल। अच्छा, उन्होंने ब्लेम किया कि ये बिल्डिंग की वजह से जी हमारा ये नुकसान हुआ है, इन्होंने पूरा अपना सीएनडी वेस्ट इसी में डाल दिया, पूरा कचरा निकलता है रात को ट्रॉली लाके इसी में डाल देते हैं, है ना, सब कुछ वैसे डाल देते हैं उसमें, क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की सुविधा काफी लोगों के पास नहीं है। अच्छा, उसमें हुआ क्या, उसमें जो है मैं उस बिल्डिंग में एक दिन गया घूमने के लिए,
तो मैंने देखा कि उस बिल्डिंग के पास आज भी ग्रीन बिल्डिंग का सर्टिफिकेट है ना, और वहां पे ESG के लगे हुए हैं कि हमको सस्टेनेबिलिटी में नंबर 1 का अवार्ड मिला। यहाँ पे प्रॉब्लम वो है, यहाँ पे आदमी को लूप होल्स का पता है ना, कि ये अवार्ड्स कैसे लिए जाते हैं, है ना, ये SDG गोल्स को कैसे अचीव करना है पेपर्स पे, सस्टेनेबिलिटी के मानकों पे कैसे खरा उतरना है पेपर्स पे, लेकिन ग्राउंड पे क्या होता है वो एक डिफरेंट स्टोरी होती है। मैं एक अधिकारी को जानता हूँ, ठीक ठाक अधिकारी है, तो जब भी उनकी NGT की डेट लगती है सबसे ज्यादा तभी डरते हैं वो। तो अगर NGT इतना पावरफुल है तब भी इतना बुरा हाल क्यों है? देखिए NGT क्या है, NGT एक कोर्ट है ना, एक वो हाई कोर्ट है जिसको सुप्रीम कोर्ट में क्या था ना, शुरू में प्रॉब्लम क्या थी कि बहुत सारे ये आ रहे थे केसेस, तो इतने थे और उसमें बहुत सारे एनवायरनमेंट के केसेस भी आ रहे थे, तो उन्होंने इसलिए अलग रख दिया कि भाई एनवायरनमेंट के केस को आप इधर, तो उसका नाम NGT हुआ 2010 में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में शुरू हुई थी ये। बट वो क्या है, वो एक जुडिशरी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका काम है ऑर्डर देना, लेकिन फिर एक होती है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका काम है उनके ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना। वो जो सुप्रीम कोर्ट करता है वो कर रहे हैं, जो एक हाई कोर्ट करता है वो एक NGT कर रही है, लेकिन चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे या हाई कोर्ट ऑर्डर दे, NGT ऑर्डर दे, इम्प्लीमेंट किसको करना है? वो तो एडमिनिस्ट्रेशन को ही करना है ना। तो वो करे ना करे, अब मान लो यहाँ पे केसेस इतने सारे होते हैं कि अगली डेट लगने में महीने लग जाते हैं, है ना, सालों लग जाती है उसको, तब तक वो अपना उस तरह बीच में कुछ ना कुछ हो जाता है। तो जब तक एडमिनिस्ट्रेशन के सामने अलग टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं फिर, है ना, चाहे वो मैन पावर का कम होना, चाहे वो रिसोर्सेज का कम होना। हम तो कई बार जब तालाब पे काम कर रहे होते हैं, तालाब पे मान लो एक हिस्सा पूरा कब्जाया हुआ है, हम काफी बार मतलब कहीं कहीं पे एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट इतनी स्ट्रांग मिलती है हमें, जो वहाँ के IAS ऑफिसर होते हैं वो इतने स्ट्रांग और एनवायरमेंट प्रो होते हैं कि वो जो है तुरंत सपोर्ट करते हैं हमें, है ना, चाहे वो कब्जा हटवाना है, चाहे कोई रुकावट आ रही है वो दूर करना। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि आप जो है उनको 100 बार फोन कर लीजिए, है ना, और नहीं सुनते, वो कहते हैं कि जितना बचा हुआ है उतना कोई कर लीजिए, है ना, अभी इलेक्शन आने वाले हैं, अभी ये होगा वो होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। अच्छा, गांव में क्या है, आप कुछ भी करिए, सबके चाचा विधायक है ना, आप SDM को बुला के लाएंगे, जैसे SDM तालाब पे खड़ा होगा तुरंत फोन आ जाएगा। आप तहसीलदार को बुला के लाएंगे, जैसे तहसीलदार तालाब पे खड़ा होगा कब्जा, तुरंत फोन आ जाएगा। पता नहीं किसका तो फोन आता है, मतलब मैं सिर्फ यूपी आपकी आंखों के सामने, हाँ, यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ या दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, हम 6 स्टेट्स में काम कर रहे हैं, है ना। आज हर घर से कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी से किसी न किसी से जुड़ा हुआ है ना, वो इतनी लंबी सीरीज बन गई है सब लोगों की। तो जैसे हम तालाब पे पहुंचते हैं, हम मान लो रिक्वेस्ट करके हम तहसीलदार साहब को बुला के लाए तालाब पे, उन्होंने कहा भाई खाली करो इसको, वो खाली करते करते किसी ना किसी का फोन आ जाता है ना, फिर वो इस सिस्टम वहीं रुक जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव को पावरफुल होना पड़ेगा। जब तक पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशरी तीनों का एक जैसा रवैया नहीं होगा ना नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, जब तक कुछ नहीं होगा। मान लो NGT ने ऑर्डर दे दिया एडमिनिस्ट्रेटिव को, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है या वहाँ फिर लोग ही कम है, यहाँ वहाँ की गवर्नमेंट को इंटरेस्ट नहीं है उस टॉपिक पे, तो क्या करेगी NGT? बार बार ऑर्डर देती रहेगी, बार बार ऑर्डर देती रहेगी। ऊपर से हमारे यहाँ पे सर एक और प्रॉब्लम देखता हूँ कि जैसे कोई अधिकारी ने आपको रोक दिया, ठीक है, और कानून के NGT के ऑर्डर के खिलाफ रोक, ऑर्डर भी नहीं माना, इन अधिकारियों के खिलाफ कभी एक्शन नहीं होता, वो अपने काम करके रिटायर हो जाते हैं, उनकी प्रमोशन भी होती रहती है। मैं तो ऐसे बहुत सारे अधिकारियों को जानता हूं जो, अब पता नहीं मुझे बोलना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ, DRM लेवल के अधिकारी हैं, मतलब रेलवे में या DM लेवल के अधिकारी। वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं 5 साल के लिए ईमानदारी के नाटक करना है मेरे को। आप लिटरली उनके मुंह से निकली बात बता रहा हूँ, 5 साल की ईमानदारी का नाटक करना है, 5 साल के लिए काम करने हैं, ताकि मेरी अगली पोजीशन ये हो जाएगी, उसके बाद देख लेंगे जी, उसके बाद कर लेंगे, पैसे कमा लेंगे। तो इस लेवल तक चल रहा है अधिकारियों के बीच में, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2,
आपकी चर्चा भारत के प्रधानमंत्री ने की थी मन की बात में, जरा चलाना एक बार वो वीडियो, तो मन की बात वाला। रामवीर तंवर जी को लोग पॉन्डमैन के नाम से जानते हैं। रामवीर जी तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद नौकरी कर रहे थे, लेकिन उनके मन में स्वच्छता की ऐसी अलग जगी कि वो नौकरी छोड़कर तालाबों की सफाई में जुट गए। तो भारत के प्रधानमंत्री चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद शायद मुख्यमंत्री जी ने भी आपकी तारीफ करी और कई सारे डीएम आपकी तारीफ करते हैं, मतलब पीएम सीएम डीएम सब आपकी तारीफ करते हैं। मैं ये समझ नहीं पाता हूं कि इनको भी समस्याएं पता है। इतने सारे पद रिक्त हैं, बहुत सारे पद हैं जिनमें एग्जाम हो चुका है, भर्ती नहीं हो रही है। एग्जाम हो चुका है, लोगों को पता है, वो बन गए अधिकारी, पर उनको लिया नहीं गया अभी तक। और मैं बता रहा हूं कि शॉर्टेज का ये आलम है। मेरे कुछ मित्र अधिकारी हैं, मैं रात को 10 बजे फोन करता हूं तो उनके ऐसे होता, अरे भाई क्या हाल है यार, 5 बजे से लगा हुआ था, अभी अभी निकल के आया हूं, आज आयुष्मान कार्ड बनवाना था, कल ये था, वो मंत्री जी आ गए थे, भाई बहुत हाल बुरा है। मैं ये उनको खिलाफ भी नहीं बोल रहा हूं, मैं उनकी रियल प्रॉब्लम बता रहा हूं। एक व्यक्ति जिसके पास जनसंख्या होनी चाहिए थी 50,000 की, उसके ऊपर जनसंख्या है 5 लाख की, अधिकारी वही है 5 लाख, मतलब वहां 5 अधिकारी होने चाहिए या 10 अधिकारी होने, 50,000 पर हेड, पर एक अधिकारी है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज नहीं हो रहा है पोजीशंस में, बस केवल नए नए वो उनपे थोप दिए जा रहे हैं, ये करो ये करो ये करो। तो आप मुझे एक बात समझाइए, सिस्टम बदल नहीं रहा है, तो आपको क्या उम्मीद है सिस्टम से? देखो है क्या ना, मैंने जो गवर्नमेंट के साथ में कोऑर्डिनेट करते हैं, हालांकि हम गवर्नमेंट से कभी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं लेते, वो लोगों का डोनेशन से आता है या सीएसआर फंड आता है वो। बट हमें जो लगता है, जैसे कई बार ऊपर से एक पॉलिसी आई है ना, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पहुंची, तो वहां से किसके पास जाएगी, वो एसडीएम, तहसीलदार और फिर पटवारी, वो उसमें लग गए। फिर दूसरी पॉलिसी आई, वो भी उन्हीं के पास जाते, तीसरी पॉलिसी। और चुनाव में नई नई पॉलिसी आती है, इनको बहुत जरूरी, तुरंत करवाओ। तो वो समस्या है ना कि कई बार वो मैन पावर कम पड़ जाती होगी, तो उस वजह से कई बार चीजों को सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है ना, या नहीं हो पाती। कई बार इंटेंशन होती है ना। मैं देखता हूँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स बहुत सारे उतने मेहनती हैं, मैं मतलब अभी तक काफी सारे आईएएस ऑफिसर ऐसे मिले कि जिनका मुझे लगता है कि वो पैसा नहीं आईएएस बनना था, और वो अपनी पूरी की पूरी पावर लगा दे रहे हैं कि कैसे ग्राउंड पे चेंज आ जाए, है ना। तो वो पूरी मेहनत करते हैं अपनी, लेकिन कई बार सिस्टम मतलब स्टाफ कम पड़ जाता है ना। कई बार वो चीज, हालांकि मैं ये बात मतलब उनके बाहर बैठ के कर रहा हूँ, जितना मतलब हमको आपको टीवी में या इसमें देख के पता चलता है, उनकी क्या प्रॉब्लम है वो तो उन्हीं को पता होगी, है ना। वो सारी चीजें हैं। बट हमें क्या लगता है ना कि जो जैसे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है ना, ये कहीं ना कहीं हमें ये सही भी लगता है ना? क्योंकि आप देखिए, एक काम को सीएसआर में मतलब इतने फंड में कर लिया जाता है, और दूसरे में बहुत सारे में किया जाता है। उसका रीजन ये होता है कि वहां पे जो है गवर्नमेंट के ठेकेदार होते हैं, वेंडर होते हैं, है ना, उनका अपना प्रॉफिट मार्जिन होता है। एनजीओ का क्या है, एनजीओ का 5% सिर्फ एडमिन फी जाता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर 10, 15, 20% से 15-20% से नीचे तो मार्जिन नहीं रखेगा। वो बहुत सारी चीजें हैं। तो गवर्नमेंट को क्या है ना, अभी अपना सिस्टम जितना डिजिटलाइजेशन हो सके, क्योंकि हम डिजिटल के दौर में हैं, हम पेमेंट को डिजिटल करने पे जुड़े। गवर्नमेंट को भी अपना ना सिस्टम, और वो कर भी रहे हैं, हम वो देख रहे हैं कि पूरा डिजिटल होता जा रहा है। वो पेपर वर्क बिल्कुल कम से कम होता जा रहा है, क्योंकि हमेशा अखबारों में, टीवी में आता है कि जी फाइलें एक एक अधिकारी के टेबल पे बहुत देर तक पड़ी रहती है, वो वाले सिस्टम है ना। तो उनको क्या है ना, जब तक ये डिजिटल नहीं हो जाएगा ना, जैसे अभी एक ग्रेवियंस सिस्टम बन रहा है ना, यूपी में भी एक बना हुआ है, उसमें आप अगर आप हाथ से लिख के भेजिए तो आपके पास प्रूफ नहीं होता कि भाई किसी ने पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन आप ऑनलाइन लिख के दे रहे हैं जन सुनवाई पे, तो वो 15 दिन में जवाब आएगा ही आएगा, है ना। क्यों? क्योंकि वो कोई भी चेक कर सकता है उसको कि भाई क्या जवाब दिया था और क्या। आपको ये जरूरी नहीं है कि जो वो मेरे पेपर भिजवा दीजिए, आप बैठे बैठे कहीं भी चेक कर सकते हैं, और जो जवाब दिया आप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं उसको। वो होना बड़ा जरूरी है। तो ये जो
चीजें है ना अपने आप ही इसकी एफिशिएंसी बढ़ती चली जाएगी, ये मेरा मानना है। तो जैसे अभी मैं यहाँ पे रहता हूँ, सेक्टर 119 में रहता हूँ, वहाँ पे बगल में कुछ गांव है, वहाँ पे स्वैम्प लैंड्स है, बारिश होती है तो पानी भर जाता है और साल भर टिकता है पानी। ये यकीन मानिए, बता रहा हूँ आपको, बारिश में बहुत लबालब भरता है लेकिन उसके बाद पूरा साल उसमें पानी। इसका मतलब वो स्वैम्प लैंड है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो सूखने वाली जमीनें नहीं। पर मुझे मालूम है वो गांव वालों की हैं और मुझे भी मालूम है जल्दी उनको पटवा के वहां पे बिल्डिंगें खड़ी करने वाले हैं। जो सोशल जो उसका प्रेशर है वो क्यों नहीं बन पाता, लोगों को क्यों नहीं एहसास होता कि हमें करना चाहिए? देखो आज के दौर में ना लाइफ बहुत फास्ट है ना, और जैसे जैसे हम शहर की तरफ मूव होते रहते हैं वो लाइफ ना उतनी ही ज्यादा फास्ट होती चली जाती है। आप थोड़ी देर राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे खड़े होके देखिए, है ना, ऐसे सबको देख लगेगा कि सब कौन सी रेस है हो रही है ना, सबको भागने की जल्दी है, एक स्पीड से भाग रहे लोग, है ना। आप फिर ऐसे चला जाइए, आप किसी आपने किया है राजीव चौक खड़े होकर देखा? हाँ मैंने एक घंटे नहीं किया है, बहुत मजा आता है। मैंने 5-7 मिनट करा है पर बहुत मजा आता है, देखना चाहिए। ऐसा है ये, ऐसा है, तो याद आता है। जैसे रैट रेस दिखती है वहां पे, है ना, लोग इतनी स्पीड से भाग रहे होते हैं वहां पे, कोई इधर से उधर, उधर से इधर, ऐसे भाग रहे होते हैं, तो उनको देख के मजा आता है। लेकिन अब आप फिर चले जाइए थोड़ा टिपिकल रूरल एरिया में, वहां पे आदमी 25 मिनट बस के इंतजार में आराम से बैठा, जब तक 2 बीड़ी पिएगा आराम से बैठेगा, फिर वो उतरेगा आराम से, पैदल पैदल जाएगा, ये करेगा वो करेगा ना। लेकिन जैसे वो फिर सेमी अर्बन की तरफ आएगा, फिर अर्बन की तरफ जाएगा, फिर मेट्रो सिटी में जाएगा, जैसे जैसे जाएंगे वो क्या होगा, लाइफ उतनी ही फास्ट होती चली जाएगी। अब देखिए सोसाइटी में कौन एक दूसरे को जानता है ना, सबके ऊपर उतना प्रेशर है कि सोशल कॉज सब साइड में रख दिए जाते हैं, है ना। हमारे ऊपर, आपके ऊपर, सबके ऊपर इतना प्रेशर है आउटपुट का। जॉब कर रहे हैं तो जॉब में आउटपुट, बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस में आउटपुट। हमें समय कब मिलेगा सोशल कॉज को उठाने के लिए कि हम आवाज उठाएं? आवाज उठाने के लिए पूरा दिन जाता है, टाइम लगता है। हमें लगता है कि यार पहले मैं अपना घर चला लूं, उसके बाद मैं सोसाइटी का सोचूंगा। वो एक कहीं ना कहीं रीजन होता है। पर इसीलिए तो हम सरकारें चुनते हैं। जैसे मैं एक बात बताता हूँ, और वर्ल्ड इंडेक्स आप देखेंगे, जो आपने समस्याएं ऑन द ग्राउंड बताई, ये समस्याएं अगर फिक्स कर ली जाए तो अपने आप वर्ल्ड इंडेक्स में ऊपर चले जाएंगे। मैं तो यहां तक कहता हूँ हेल्थ में ऊपर हो जाएगा, क्योंकि हेल्थ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वाटर। मतलब पानी साफ हुआ नहीं कि आपकी जो गांव की हेल्थ है सुधरना चालू हो जाएगी, हेल्थ सुधर जाएगा। मुझे लगता है ऐसे कि जैसे जो एनवायरनमेंट में इतने नीचे नंबर पे है वो ऊपर हो जाएगा। तो इसी वजह तो सरकारें चुनी। अच्छा, एक सरकार ऐसी नहीं जो अपने मैनिफेस्टो में ये घोषणा करे कि दोस्तों, जैसे दिल्ली शहर जो है, दिल्ली शहर में 3000 नदियां नाले थे, छोटे छोटे 3000, सब गायब हो गए, एक भी नहीं दिखता। यमुना को खाने में लगे हुए लोग, इतनी बड़ी है तो धीरे धीरे वो भी मर रही है। देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। हमने जो ऊंची, जितनी सस्टेनेबल ग्रोथ का वही मैं कह रहा हूँ, अगर जितनी ऊंची बिल्डिंगों वाला शहर बनाएंगे उतने वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को खोना पड़ेगा। आप देखिए बेंगलोर को देखिए, गुड़गांव को देखिए। गुड़गांव, बेंगलोर तो खुद लेक सिटी है, बिल्कुल, है ना। गुड़गांव भी वैसी है ना। गुड़गांव में लेक नहीं देखने, लेकिन पूरा गुड़गांव लेक बन जाता है मानसून में। वही स्वैम्प लैंड वाली बात है। वो अलग बात है ना। अब पिछली जब मानसून था तो बेंगलोर में हमने न्यूज में देखा, एक्चुअल में भी यही था कि जहां वहां पे सबसे जो एलिट क्लास के लोग रहते हैं ना, जहां मतलब एमएनसीज के मालिक रहते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा पानी भरा उस सोसाइटी में, है ना। और उन लोगों को ट्रैक्टर में भर भर के बाहर निकालना पड़ा। वैसे गुड़गांव में तो हर साल ही होने लगा, इस बार तो नोएडा दिल्ली भी नहीं बचे उससे। अच्छा, रीजन क्या है? आप जब बारिश का पानी नीचे आ रहा है, पानी को नहीं पता है कि पहले यहाँ पे तालाब था, अभी सोसाइटी बन गई है ना, अब इसके गेट में नहीं घुसना है। वो वहीं भरेगा, वहीं जाके इकट्ठा होगा जहाँ पे उसका कैचमेंट एरिया है। बिल्कुल। तो चाहे वो सोसाइटी है, चाहे वो अंडर ब्रिज है, चाहे वो सड़क है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना जितना पानी। अच्छा, अब जितनी भी चाहे आईआईटी से स्टडीज होती है, नीति आयोग का भी यही मानना है, सबका यही मानना है कि हमारी सिटीज जो हैं, इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, बारिश के पानी को स्पेशली, वो खत्म हो गई है। जो बड़ी लेक्स थी, या तो उनमें कचरा भर भर के उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो गई है, या फिर वो लेक ही खत्म हो गई है। तो पानी जाए तो जाएगा। अच्छा, पानी हम उतना बड़े नाले तो नहीं बना सकते शहर में, है
है ना, पूरी नहर की नहर बना दी ताकि 1 घंटे में पानी रुके ही ना, जैसे आए जैसे जाता है। या तो उतने बड़े नहर जैसे साइज के नाले बनाने पड़े, क्योंकि मानसून में जितना पानी आता है कोई उसकी काउंटिंग नहीं होती है ना। या फिर छोटे नाले बनाएंगे तो उसको टाइम लगेगा, है ना, जो पानी भर गया वाटर जो होल्डिंग वहां पे हो गई उसको खाली होने में टाइम लगेगा। उसका सबसे बेस्ट है कि वहां पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा दी जाए, पानी आए और लेक में जाके भरता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और लेक बनाई इसलिए जाती है कि जाकर बारिश का। लेकिन अब है क्या, लेक में पहले से उतना सीवेज होता है या कचरा होता है कि उसमें और पानी लायक गुंजाइश नहीं होती है। जैसे बारिश आता है वो ओवरफ्लो होके घरों में भर जाता है। हमारा जैसे लोग भी मुझसे पूछते हैं कि जी आप कैसे इंश्योर करेंगे कि पूरी साल इस तालाब में पानी रहेगा, इतना ही पानी रहेगा पूरी साल। मैंने कहा बिल्कुल इंश्योर नहीं करना है मुझे, और पूरी साल उतना पानी रहना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल सही। अदरवाइज तो वाटर साइकिल ही खत्म हो जाएगी इसमें। पूरी साल उतना पानी रहे तालाब में, उसी के चक्कर में तुमने नाश कर दिया तालाबों का। तालाब का जितना भरा होना जरूरी है उतना उसका खाली होना भी जरूरी है। अब देखिए गाँव में छत पक्की करने के लिए मिट्टी कहाँ से आती है? जो गाँव में मिट्टी के घर बने हुए उनकी दीवारों पे लेपने के लिए कहाँ से आती है? अगर उस तालाब में गाँव में पूरी साल पानी रहता तो आती कहाँ से वो मिट्टी? इसका मतलब वाटर साइकिल को समझना पड़ेगा, है ना। ऐसी इस जिद पे नहीं तुलना चाहिए जी, नहीं ऐसे तालाब बनाने हैं जिसमें पूरी साल पानी रहे। जब पूरी साल पानी रहेगा, मानसून का जो पानी है वो कहाँ जाएगा? तो लॉजिक ही नहीं है इस पर, लॉजिक नहीं है, तो इलॉजिकल बात है कि साल भर पानी कैसे रहेगा। हमेशा यही पूछा जाता है, मैं किसी भी सेमिनार में जाता हूँ, हमेशा ये पूछा जाता है कि आप कैसे इंश्योर करेंगे कि पूरी साल पानी रहे। तो मैं कहता हूँ मुझे नहीं करना इंश्योर ऐसा कुछ भी, मैं तो चाहता हूँ कि 3-4 महीने बाद सूखने लगे धीरे धीरे, अगले मानसून तक पूरा सूख जाए, फिर से बढ़ जाए, फिर से चले। दैट इज द वाटर साइकिल। एक बात और बताइए, हर जगह पे जैसे जितने भी मेट्रो शहर है उसके आसपास के इलाके हैं, सब जगह पे जमीन पक्की हो गई है, तो इसका मतलब अब पानी रिस्क के जमीन के अंदर जाता ही नहीं, तो वो साइकिल भी खत्म हो गई है, पानी बह जाता है सारा का सारा। उसका ग्राउंड वाटर पे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। बिल्कुल, देखिए आप देखिए शहर में ज्यादा से ज्यादा एरिया को हम कंक्रीटाइज करने लगे हैं ना। उसका रीजन ये था कि घास फूस होती है, फिर मक्खी मच्छर आ जाते हैं, फिर कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, तो हमको चाहिए सब। उसके बाद कंक्रीटाइज करके उस पे हल्की सी मिट्टी डाल के फिर एक स्टाइलिश घास उगाई जाती है, कई बार प्लास्टिक की लगा दी जाती है। प्लास्टिक वाली तो कमाल की हो गई है। हाँ, मैं मतलब मुझे फिर से एक किस्सा याद आ गया। मैं यहाँ का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है नोएडा का, है ना, उसमें मैं किसी मरीज को देखने गया था, तो मैं बाहर वेटिंग एरिया में बैठा था, और बैठते बैठते मेरा मन किया कि वो मैंने देखा बहुत बड़ा पेड़ उगा हुआ है ना, बहुत ही बड़ा। तो मेरा अब था जैसे ये पेड़ लगे किसी की, पत्ता तोड़ लूं इसका, पत्ता ना तोड़ने गया, टूटा ही नहीं मुझसे। मैंने फिर ध्यान से देखा उसको, वो पूरा पेड़ प्लास्टिक का था, है ना, बिल्कुल नेचुरल लग रहा था वो मुझे। उसमें जितने भी पेड़ थे, फिर मैंने सब पे ज्यादा देखे, उसमें 80% पेड़ प्लास्टिक के थे। फिर जब मैं उस हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा था, तब मैंने फिर जाके देखा हॉस्पिटल के रिसेप्शन पे बड़ा सा लगा हुआ था ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट। मैंने कहा वाह, ये हुई बात। मैंने वो सोशल मीडिया पे डाला बाकायदा, अच्छा, इस हॉस्पिटल के पास ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट है, लेकिन यहाँ के पेड़ प्लास्टिक के हैं। मतलब आपको सिर्फ ग्रीन दिखाना है ना, वो प्लास्टिक के है, नेचुरल है, कुछ नहीं। अब बात आते हैं वहां पे जो कच्ची जमीन की है। कच्ची जमीन नहीं होगी तो पानी पर्कुलेट कैसे होगा, वो तो एक नॉर्मल सी बात है। इसलिए शायद जो हमारे बायलॉज बने हैं उनमें घर में कुछ हिस्सा कच्चा छोड़ने की बात है, लेकिन उसमें भी कई बार हम टाइल बिछा देते हैं क्योंकि हमको गंदगी नहीं पसंद है। इवन कई बार जो है मानसून में ना सरकार की तरफ से हमें पेड़ मिलते हैं कि भाई आप जहाँ लगाना चाहें लगाए, क्योंकि हमारे पास लोग आते रहते हैं पेड़। तो हमने क्या किया ना, 2-3 साल पहले ये किया कि हमने पेड़ों का फोटो खींच के सोशल मीडिया पर डाल दिया कि जिसको जितने पेड़ चाहिए वो आधार कार्ड दिखाइए और हमसे ले जा सकते हैं, है ना। और ये हमारे नहीं है, सरकार के पेड़ है, ताकि ग्रीनरी बढ़ जाए। कई लोगों के फोन आए, कई लेके गए, तो ऐसे ऐसे भी मेरे पास फोन आए कि भैया ये पेड़ दे दीजिए, अच्छा ये बताइए फिर ये पानी कौन डालेगा इसमें? पानी आप डालेंगे इसमें? अच्छा मुझे ऐसा दीजिएगा जिसमें ना चिड़िया ना आए,
मैंने कहा जी चिड़िया से क्या दिक्कत है आपको? वो ना बीट कर देती है फिर, और वो ना मीटिंग के टाइम पे थोड़ा डिस्टर्ब भी होता है हमें। तो ऐसी वो दीजिए हमें जिसमें थोड़ा ये चिड़िया वेड़िया का टेंशन ना हो उसमें। तो वैसा ही सिस्टम घास का है। तो हम कच्ची जमीन को भी इसलिए कई बार पक्का कर देते हैं कि वहां पे चिड़िया वेड़िया ना आ जाए, लेकिन फिर वही चिड़िया वेड़िया देखने के लिए हम जू में भी जाते हैं, फिर वो हम पहाड़ों में भी जाते हैं, फिर हम समुद्र किनारे भी जाते हैं, क्योंकि हमने वहां पे वो खत्म कर दिया सारा। लोगों को चाहिए ही नहीं, लोगों को नेचर चाहिए ही नहीं, उनको एक बहुत ही क्या बोलते आर्टिफिशियल सा जिंदगी चाहिए। हाँ, क्योंकि लोगों के पास ना टाइम नहीं है। जैसे मतलब आपने देखा होगा ना सुबह सुबह कैसे लाइफ होती है ना, मतलब उठने के बाद नहाना धोना खाना। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट आपको लगता है ऐसी लाइफ की जरूरत है? क्योंकि उसके नहीं करोगे तब भी जिंदगी आराम से चलती है। मतलब आप अच्छे, मतलब आप जॉब भी कर सकते हो, थोड़ा काम डाउन भी रह सकते हो। इतनी पागलपन लोग क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट का वेट करते हैं। इस वजह से ये दौड़ भाग है। अगर लास्ट मोमेंट वेट ना करें तो सबके पास टाइम है। बिल्कुल सबके पास टाइम है, बट थोड़ा प्लानिंग की जरूरत है ना, क्योंकि हमें ना लगता है कि मतलब मैं ही दुनिया चला रहा हूँ बस, है ना, मेरे ही कंधों पे पूरा बोझ डरा हुआ है, वैसा हम फील लेके चलते हैं सारे दिन। मेरे तो दोस्त लोग मुझे मतलब खूब सुनाते हैं कि यार तुम अब तक तुमसे गांव से नहीं निकला गया। सब लोग शहर में सिर्फ थोड़ा जलते भी होंगे कि यार तू दिन भर टीवी पे रहता है यार, ऐसा रहता है। तो उनका कंसर्न ये रहता है कि गांव में तुम कर क्या रहे हो, सब लोग तो कहाँ के कहाँ पहुंच गए, तुम अभी भी गाँव में। बट शहर में मकान लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आप 10-20 हजार रुपए आप किराए पे रह सकते हैं किसी शहर में, आराम से रह सकते हैं। बट मुझे ना वो मजा जैसा ही नहीं है। आप किसी सोसाइटी के 13वें फ्लोर पे जाके बंद हो जाइए, आप ना इधर जा सकते हैं ना उधर, तो वो मुझे अजीब सा लगता है ना। तो घर में क्या है ना, पीछे जाके सब्जियों में थोड़ी देर टाइम बिता लिए, थोड़ी देर फावड़े चला लिए, थोड़ी देर भैंस को निला दिया। उस मेरे पास अभी भी भैंस है। अच्छा, मैं भैंस है, जब मन करता है उसमें जाके उसके पास जाके मतलब बातें बनाने लगो, और कुछ नहीं है। तो वो सारी चीजें उनके बिना मतलब आदत सी नहीं छूट रही है। तो ये क्या है ना, वो जो लाइफ वाली भाग दौड़ है ना, लाइफ चेंज वैसा है। अच्छा, वहीं पे लोग जो है जब हमारे घर आते हैं तो वही भैंसों के साथ फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन उनके घर भैंस बांध दी जाके तो परेशान हो जाएंगे, है ना। वो एक प्रॉब्लम है कि हमको जो है आर्टिफिशियल लाइफ चाहिए, लेकिन हमें एंजॉय एट द एंड उसी में आता है, नेचुरल लाइफ में। तो मुझे एक बात और बताइए कि जब जैसे आप कह रहे हैं ना कि सबकी जिंदगी ऐसी हो सकती थी, सबके पास भैंसें हो सकती थी, पर वो जो एक अजीब सा एक आर्टिफिशियल पने की तरफ, जैसे मुझे याद है मुझे गायों ने खूब परेशान किया बचपन में। भैंसें अच्छी होती हैं बाय द वे, भैंसें इतना इरिटेट नहीं करती ना गाय, आपको तो पता होगा। गाय बहुत भागती है, गाय को भी पानी में नहीं घुसेगी। हाँ, और इतना भागेगी ना वो, इतना मतलब उसको आपने या तो उसको रस्सी से, बड़ी लंबी रस्सी से बांधो तो वो चलती रहेगी, अदरवाइज मतलब इतना इरिटेट करती है ना गाय। और मैं बचपन में भी उसके पक्ष में नहीं था कि उनके वो गले में वो बांधे से पैरों में लगती हो। वो डंडा सा बांध। हाँ, गुस्सा बहुत आता था मुझे, पर फिर भी पैरों में बांधता नहीं था, पैरों में बांधोगे तो लगती रहती उनको बार बार। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो लाइफ जी है, आपने वो लाइफ जी है, जिन्होंने जी ही नहीं वो लाइफ, उनको पता भी नहीं चलेगा, पता नहीं चलता। और उसका बहुत बड़े खामियाजे भी है ना। कैसे, देखिए मैं बताता हूँ आपको। पॉलिसीज कौन बनाते हैं? पॉलिसीज वो लोग बनाएंगे या इम्प्लीमेंट वो करेंगे जिनके पास, पहली बात तो लोग वो पहुंच पाएंगे जिनके पास शिक्षा है वहां पे। तो जो लोग के पास अच्छी शिक्षा है, जो अच्छे स्कूल में पढ़े हैं, उनके लिए रास्ता आसान होगा। बिल्कुल। और वो लोग जो अच्छे स्कूल में पढ़े हैं वो गाँव से नहीं निकलते। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो वो निकलेंगे तो वो पॉलिसी, अच्छा वो अपने अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाते हैं फिर, है ना। भाई उनको नहीं पता गेहूं काटते टाइम क्या दिक्कत होगी। जी। लेकिन वो पॉलिसी, लेकिन वो अच्छा, चाहे वो लोकसभा में है, उसमें है, ड्राफ्ट तो यही लोग करते हैं ना उस चीज को। तो वो पॉलिसी वो बनाते हैं जो कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़े हुए हैं, है ना। तो वो अपने अकॉर्डिंग, सोच के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं, उनको ग्राउंड रियलिटी कई बार नहीं पता होती। लेकिन सिस्टम में बहुत सारे लोग हैं जो गांव से उठ के गए हैं, लेकिन मेजोरिटी कहीं ना कहीं वैसी रह जाती है। वो फिर जाके तब किसान लोग सोचते हैं कि यार ये किसी ने कर दिया ऐसा, है ना, ये तो समझ से ही परे है हमारे, तब पता चलता है। तो वो एक नुकसान होता है। अभी मैं एक यूनिवर्सिटी के तरफ से मुझे बोला गया कि हमारे बच्चे जो है क्लाइमेट चेंज पर गांव में कुछ करना चाहते हैं, है ना। तो मैंने कहा ठीक है जी, तो आपके सानिध्य में करेंगे तो बहुत अच्छा बात है। मैंने कहा ठीक है जी। तो वो आए, मैंने उनको
उनको सर्वे पहले लगाया मैंने कि सर्वे करिए भाई गाँव में जाके आप, है ना। तो उनके पास जो है उन्होंने जो प्रोफेसर लोगों ने उनको दिया था एक चार्ट बना के, तो उन्होंने जो है वो ले गए। अब गांव में सबसे पूछ रहे कोई ताऊ मिल जाए, ताई मिल जाए, ताऊ क्लाइमेट चेंज से आपको क्या असर पड़ेगा। वो ऐसे देख रहे है ना, ये अब वो डर गए ये कौन सी बीमारी है ना, आप क्लाइमेट चेंज को कैसे देखते हैं, वो आप क्लाइमेट चेंज से कैसे बचेंगे, है ना। तो गांव में ये चर्चा है कि ये कोई डेंगू की तरह नहीं बीमारी आ गई और बच्चे जागरूक करने आए क्लाइमेट चेंज से बचाना है ना, वो सब लोग टेंशन में गए। तो उन्होंने बोला जी कोई बताने को तैयार ही नहीं है ना। मैंने कहा आपने पूछा क्या, है ना। तो सबने कहा कि हमने पूछा जी भाई आप क्लाइमेट चेंज से क्या समझते हैं, क्लाइमेट चेंज से कैसे बचेंगे और अगले 30 साल बाद क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो कोई नहीं बता रहा जी हमें। तो मैंने कहा एक बात बताइए, आप इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूंगा, आप इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आपको पता है क्लाइमेट चेंज क्या है, वो आपके सिलेबस का पार्ट है। लेकिन आप गांव में जाके भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज उनको पता होगा। आप उनसे क्लाइमेट चेंज है क्या, पहले आपको ये समझना चाहिए था। क्लाइमेट चेंज कोई एक चीज नहीं है। आप हमारा उठने की आदत, हमारे खाने की आदत, हमारे पीने की आदत, हम कितना पानी घर पे बर्बाद कर रहे हैं, कितना सेविंग में लगा रहे हैं, कितनी देर चूल्हा जला रहे हैं, कितनी देर बिजली जली हुई छोड़ रहे हैं, कितना पंखा फालतू लगा रहे हैं, कितना एसी फालतू चला, हर चीज क्लाइमेट चेंज है। आप उनसे फिर क्लाइमेट चेंज क्यों पूछ रहे हैं? आप उनसे ये पूछिए ना कि आप समर सर्विस कितनी देर चला हुआ छोड़ देते हैं। आपके गांव में पहले तो इतना पानी मिलता था ऊपर, लेकिन अब 10 फीट नीचे चला गया, उसका क्या कारण है? दैट इज, फिर उसको कंपाइल करिए, दैट इज द क्लाइमेट चेंज, तब आप उसको रिलेट करिए। लेकिन आप गांव में जाके क्लाइमेट चेंज के बारे में पूछेंगे तो किसी को कैसे पता चलेगा? ये गैप है जो इसकी मैं अभी आप बात कर रहे थे, ये गैप है। जब हम ग्राउंड पे नहीं होते हैं, हमें नहीं पता होती है सोसाइटी की, तो हम अपने हिसाब से फिर क्वेश्चनर बनाते हैं, अपने हिसाब से पॉलिसी को ड्राफ्ट करते हैं और हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि गांव वाले इन पे अमल करेंगे। गांव वाले, फिर हमें गुस्सा आता है कि यार ये तो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। हमने पॉलिसी बनाई है, कोई सोलर लाइट ही नहीं लगा रहा है गाँव में, है ना, वो हमें गुस्सा आता है। मैं 2-3 साल पुरानी बात हो गई, तो बहुत सारे लोग हमें मैसेज करते हैं कि हम आपके तालाबों पे घूमने आना चाहते हैं, है ना। तो मैंने कहा ठीक है। तो एक MNC के डायरेक्टर साहब थे, तो उन्होंने कहा जी मैं अपने बच्चों के साथ घूमने आऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है। मैं कुर्सी पे बैठा, तो मैंने कहा जी चारों तरफ घूम लीजिए आप, फिर आपके बच्चों के कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। तो आ गए, है ना। तो बच्चों भी घूम के आ गए, लेकिन जब वो तालाब के उस तरफ जा रहे थे तो मैं अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ देख रहा था उनको। तो उन्होंने खेत में से कुछ तोड़ा और उसको खाते खाते आ गए वो, है ना, आ गए। तो अब वो जो है बच्चे तो पीछे रह गए, वो आ गए अपने, उनके पेरेंट्स जो थे, सर थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तंवर साहब बुरा मत मानिएगा, बट आपके यहाँ के गन्ने बिल्कुल मीठे नहीं। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने उनके फिर हाथ में ध्यान से देखा, तो मैंने कहा सर बुरा मत मानिएगा, बट ये ज्वार है। ये गन्ना है ही नहीं तो मीठा कहाँ से? ये तो भैंसों के लिए उगाया हुआ है। बट क्या ना, ज्वार कई बार बड़ी हो जाती है तो गन्ने जैसे। तो वो फिर बच्चों को पर उसके मतलब गधे होंगे, पत्ते देखोगे ना, क्योंकि गन्ने वाला काट देता है और वो ज्वार बहुत स्मूथ होता है। तो लेकिन जब तक बच्चों के पास गए तो अपना गन्ना खत्म कर चुके थे। तो ये एक गैप कहीं ना कहीं रह जाता है जब आप गांव से बहुत दूर हो जाते हैं। अच्छा, इसका लोगों को जो एहसास हुआ गांव से दूर रहने का, वो हुआ कोविड टाइम। कोविड टाइम में मैंने देखा जिन लोगों की खेत में आज भी प्रॉपर्टी है, जिन लोगों के आज भी खेत है, वो कोविड टाइम में 2 BHK या 3 BHK में बंद होने की बजाय वो गांव मूव हो गए थे कुछ दिन के लिए। 2-4 महीने वहीं रहे, उन्होंने जिया, क्योंकि गांव में उतना असर नहीं था। लेकिन जो लोग बिल्कुल कट ऑफ हो चुके थे, उनके लिए दुनिया का कोई रास्ता नहीं था कहीं जाने का। तब लोगों को सबक आई कि यार गांव में जुड़ाव खत्म करना मतलब अपने आप को खत्म करना है। आप कहीं भी चले जाइए, लेकिन गांव से जुड़ाव रखिए, क्योंकि एट द एंड जब आपको कहीं 2 रोटी नहीं मिलेगी तो गांव में आ जाइएगा, भूखे नहीं मरेंगे। वो गांव की आज भी हमारी एक लाइफ स्टाइल है।
अच्छा, जितने बच्चे गांव में बड़े होते हैं, जैसे मैं गांव में बड़ा हुआ, मतलब मैं गांव में बड़ा क्या, पहले 4-5 साल बड़ा हुआ, उसके बाद मुंबई चला गया, तो लेकिन हर गर्मी में 2-3 महीने के हम गाँव जाते थे। तो जब मैंने थोड़े पैसे कमाए तो गाड़ियां वाड़ियां खरीदी, लेकिन जिस दिन मैंने ट्रैक्टर खरीदा था उस दिन मुझे ज्यादा प्राउड फील हुआ। समझ रहे हैं आप? मुझे लगा कि आज मैं गांव में सर उठा के कह सकता हूँ मेरे पास एक ट्रैक्टर है, क्योंकि गांव में सबके पास ट्रैक्टर होते थे, हमारे पास नहीं होता। अरे आज मैं बोल सकता हूँ मेरे पास ट्रैक्टर है। आप समझ रहे हैं वो फीलिंग जो होती है, मेरे पास एक ट्रैक्टर वाली फीलिंग। हाँ, तो वही वाली बात है कि हम लोग अभी हमने गांव में जैसे होता है ना, जो जस्ट विश हमारा एक वो है फाउंडेशन है, उसके तहत हम पेड़ लगाते हैं। तो लगभग हमारा फोकस पे नहीं होता कि पेड़ लगा दो, हमारा फोकस ये होता है 1000 पेड़ लग रहे हैं भाई, 365 या 400 बचने चाहिए, इसमें साल भर निकल जाना चाहिए इनका, या 2 साल निकल जाना चाहिए। उस बात का ध्यान रखने ज्यादा फोकस होता है इनके लगाने की बजाय। बहुत सारे लोग आपको लगा के निकल लेते हैं, फिर वो क्या हुआ किसी को पता नहीं चलता कहाँ के। आपने अभी तक 80+ तालाब आपने खोदे हैं, तो जिन लोगों ने गांव में या शहर में जिनको कब्जा करके बैठे थे, उनकी दुश्मनी नहीं हो गई? उनका तो करोड़ों का नुकसान कर दिया आपने। दुश्मनी हो जाती है। इवन देखिए आप मतलब एनसीआर जैसी जगह में अगर आपने तालाब करोड़ों रुपए की बात हो रही, 100 मीटर भी कब्जा लिया, हाँ 100 मीटर भी कब्जा लिया, तो आपका आराम से 20-25 लाख रुपए की प्रॉपर्टी तो है। और आज के टाइम में 20-25 लाख रुपए छोड़ना कोई नहीं चाहेगा। 20,000 रुपए उनको पता आगे बढ़ेगा ना रेट। और इतनी बेरोजगारी है, 20,000 रुपए में तो वो मर्डर करा देंगे किसी को, लोग उसको भी उधार करने के लिए पहले काम कर दूंगा बाद में ले लिया, है ना। तो वो एक बड़ा हमारे लिए चैलेंज है। लड़ाई झगड़े भी कई बार हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, बट अभी ऐसा आपको अटैक करने की कोशिश एडमिनिस्ट्रेटिव को हम अपना पार्ट बनाते हैं इसलिए। अच्छा, कि भाई कब्जा, पर फिर भी कुछ लोग तो दुश्मनी ले ही लेते होंगे, बाद में देखता हूँ इसको मैं। बहुत सारे लोग दुश्मनी ले लेते हैं, हाँ, है ना। बट हम भी क्या ना, मतलब हम नहीं चाहते कि कोई पर्सनली हमसे कुछ, क्योंकि देखो तालाब को हम अपने घर तो नहीं ले जा रहे हैं, उसको हम तो रिस्टोर करके उन्हीं के लिए तो छोड़ रहे हैं। लेकिन ये बात उसको कभी समझ में नहीं आएगी जिसने प्रॉपर्टी कब्जा रखी है। भाई उसका तो आप कितना ही उसको मोटिवेट कर लीजिए, उसका तो 20 लाख का नुकसान है ही ना, जबकि वो 20 लाख उसके नहीं है, तो वो तो नुकसान है ही। तो बहुत सारी बार झगड़े भी होते हैं, बहुत सारी बार गाली गलौज तो हमारे टीम मेंबर्स के साथ हमेशा होते हैं, मेरे साथ बहुत बार हुई है। बट हमें लगता है कि यार यहीं फंस गए तो एक ही तालाब पे रह जाएंगे, है ना, आगे बढ़ना है, चलो। कई बार अधूरा भी छोड़ देते हैं हम उसको। बहुत बार मतलब 4-5 बार अभी तक ऐसा हुआ होगा कि हमने 70% काम कर लिया था और फिर नहीं करने दिया, और मतलब वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव था उस जिले में वो भी सपोर्ट नहीं किया हमें, तो हमने वहीं छोड़ के आगे बढ़ गए। अब जैसे मैं बताता हूँ, मेरा जो गांव में जहाँ पे हमने घर बनाया है, वहाँ पे हमारे घर के बिल्कुल सामने एक बंदे का 5 बीघे का, आपके यहाँ वाला बीघा, हमारे वाला बीघा आपके यहाँ बीघा 2.5 गुना होता है, बड़े बीघे होते हैं बनारस में। तो 5 बीघे में उसमें क्या था, लगभग 27-28 बिस्से का 1.5 बीघे का एक तालाब था। हमको याद है पिताजी वगैरह नहाते थे, मछलियां पकड़ते थे, हम सबको याद है। हमारे सबके आंखों के सामने, क्योंकि उसका आसपास सारी जमीन थी उस आदमी की, उसने उसको धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कब्जा कर लिया। मैं पावरफुल नहीं था, कुछ नहीं कर पाया, पर जब मैं पावरफुल हुआ तो मैंने उसको दोबारा खुदवाया, और उस आदमी ने मुझसे आज तक दुश्मनी रखी हुई है। बात नहीं करेगा जीवन में। हाँ, और एक और बात बताता हूँ, उसी जमीन की, उसके 5 बीघे जमीन है, उस जमीन पे उसने किसी से कुछ पैसे ले रखे, हमारे रेहन रखना कहते हैं, उसने रेहन रख रखा है। तो हमने उसको बोला कि वो रेहन भी लौटा देंगे, और इस जमीन का जो रेट तुम्हें मिल रहा है उससे भी ज्यादा रेट में हम तुम्हें देके, हम चाहते हैं 5 बीघे का पूरा तालाब बनाना, पूरा तालाब बनाना चाहते हैं। भाई वो गुस्से में, उसने बात ही नहीं करी हमसे, ना उसे खानदान वालों ने बात करी कि तुम्हें तो नहीं बेचेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, अब बता, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 5 बीघे का तालाब बनाना है, पूरा जितनी बड़ी जमीन है आपकी सब तालाब बनाना है, और गुस्से में कह रहा नहीं तुम्हें नहीं बेचेंगे कुछ भी हो जाए। उसके परिवार वाले 3-4-5 भाइयों के बीच, उनके बच्चों के बीच में, हमें नहीं बेचना चाहते, जबकि वो जमीन में खेती तक नहीं करते क्योंकि रेहन रखी हुई है। ऐसा हो कि भाई तुम रेगुलर खेती कर रहे हो, वहां पे झाड़ियां उग रखी हैं, गंद मच रखी है, हमारे तालाब जाना मुश्किल होता है, लेकिन वो बंदे बेचना नहीं चाहते। बहुत ईगो प्रॉब्लम है। इवन बहुत मतलब हमें बहुत सारे फोन डेली आते हैं कि जी हमारे गांव में भी तालाब की समस्या है और उसका 70% कब्जा हो चुका है ना। तो हम कहते हैं कि भाई तब तक आप काम शुरू करिए, कंप्लेंट फाइल करिए, है ना,
तब तक हम भी विजिट करते हैं किसी, वो कहते हैं जी गांव में जो कोई कंप्लेंट नहीं करेगा, कंप्लेंट भी आपको ही करनी पड़ेगी। तो मैं कहता हूँ भाई आप मुझसे उम्मीद कर रहे हैं तालाब आपके गांव का, जिसने कब्जा है वो आपके गांव का, और कंप्लेंट करेगा कोई बाहर का व्यक्ति 100 किलोमीटर बैठ के, और फिर उसके अंदर इतनी हिम्मत भी होगी कि कंप्लेंट करके उसके ऊपर कार्रवाई करवा कर फिर उसी गांव में काम भी करने आएगा, काम भी करेगा और जादू की छड़ी भी घुमाएगा। जादू की छड़ी नहीं हो पाएगा ऐसे, क्योंकि मैं उस गांव के लिए बाहर का व्यक्ति रहूंगा, मेरे लिए कौन सिक्योरिटी करेगा? जिसका 50 लाख का नुकसान हुआ है वो तो बदला लेगा मुझसे। बिल्कुल लेगा। वो एक समस्या आती है। मैं इतने सारे तालाबों करा दिए, मेरे गांव में भी एक तालाब है, वो नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। ये तो वो वाली बात हो गई, कौन सा पॉलिटिशियन था जिसने कहा था कि भाई, राजनाथ सिंह ने कहा था, किसी ने कहा था कि भाई मैं एमपी का चुनाव जीत सकता हूँ, गांव प्रधान नहीं जीत सकता। ये वही वाली बात हो क्या है, मैंने फिर उतना ही तालाब नया बनवाया अच्छा गांव में। नहीं होने दे क्या कर सकते हैं ना। तो मतलब उतना प्रॉब्लम क्रिएट की गई मेरे सामने, मेरे परिवार वालों के सामने, कि ऐसा परिवार वालों ने हाथ जोड़ लिए मेरे कि भाई तुम इस काम को करो मत करो, लेकिन उस तरफ मत जाना, उस मोहल्ले की तरफ आज के बाद, है ना, नहीं तो हमारी क्यों दुश्मनी करवा रहे हो तुम, हमारा पूरे परिवार के क्यों दुश्मनी? जी नहीं जाऊंगा। फिर एक छोटा सा पॉइंट है, जैसे आप देखते हो ना कि जैसे किसी की बहन को, बेटी को सताया जाता है या किसी को परेशान किया जाता है, अंत में बंदूक उठा देता है। नदियों के लिए, नहरों के लिए कब बंदूक उठाएंगे हम? तो जब ऑनरशिप आ जाएगी, है ना। अब देखिए गांव में 4-5 तरह की प्रॉपर्टीज होती है, या तो तालाबों को धर्म से जोड़ना पड़ेगा तब बंदूकें उठ सकती है, या ऑनरशिप देनी पड़ेगी तब बंदूकें उठ सकती है। मतलब मैं बंदूक का तो समर्थन नहीं करूंगा, मेरे कहने का मतलब है कि जब आवाज उठ सकती है, बिल्कुल आवाज, है ना। गांव में कुछ 4-5 टाइप की कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं जो सभी की होती है। मंदिर होता है, मस्जिद होती है, शमशान घाट, कब्रिस्तान, स्कूल, तालाब, गोचर भूमि, ये सब की होती है। अब आप सोचिए आपके पास एक ट्रॉली कचरा है, आप उसको इन चीजों में से कहां पे जाके फेंक सकते हैं? मंदिर में फेंकोगे? नहीं फेंक पाओगे। मस्जिद में नहीं फेंक पाओगे, क्योंकि वो दोनों चीजें तो जुड़ गई धर्म से, है ना। फिर बची अपनी स्कूल में इसलिए नहीं क्योंकि उसके पीछे जुड़ी है ऑनर से, जी, चाहे वो गवर्नमेंट की है चाहे वो प्राइवेट है। तो दो तरह की जमीन में तो कोई नहीं टच कर सकता, चाहे वो स्कूल हो या मंदिर, इन पे कब्जा भी नहीं कर सकता। जी। बची अब एक ऐसी जमीन, ना तो किसी की ऑनरशिप है और ना वो धर्म से जुड़ी हुई है, क्या? तालाब। वो इसलिए गांव का पूरा कचरा वहां पे जाता है। तो इसको जो आवाज उठाने की बात हम कर रहे हैं वो तभी उठेगी जब या तो उसको हमें उससे जोड़ देंगे, धर्म से जोड़ देंगे, या फिर जो है उसको हम ऑनरशिप से जोड़ देंगे। ऑनरशिप का कैसे? कि आप किसी लोगों की फिश फार्मिंग शुरू कराइए, वहां लोटस फार्मिंग शुरू कराइए, उसको 15 साल के लिए दीजिए, भाई 15 साल के लिए तालाब तुम्हारा है, अभी जो इनकम होगी वो तुम्हारी है। हाँ। आप सोचिए गांव में खेत पे काटते वो हर महीने अच्छा, ये बहुत अच्छा है कि मैं आपको इंटरव्यू ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम आप एग्जैक्टली बोल क्या रहे हो। हाँ। क्योंकि एक मेड होती है और एक कमीना अंकल जरूर होता है जो हल्का हल्का हर बार काटता रहता है फरसे से। हाँ। और गांव में ऐसा कोई महीना नहीं बचता जिस महीने में उस मेड के कटने के चक्कर में लाठी डंडे नहीं चलते हो। इतने जमीनों के मर्डर हो गए। मामला क्या है? ऑनरशिप का, लालच का। सही बात है ना। क्योंकि जिस खेत में वो है, जिस खेत में वो खड़ा होके मेड़ काट रहा है वो उसकी है, ऑनरशिप है, और जिस खेत को वो धीरे से अपनी तरफ करना चाहता है वो किसी दूसरे की ऑनरशिप है। और ऑनरशिप के चक्कर में ही हमेशा लड़ाई लाठी डंडे होते हैं। तो जब वो किसी तालाब की ऑनरशिप रहेगी किसी के पास, तो कैसे हाथ लगाने देगा कोई अपने तालाब को? लेकिन ये तालाब क्योंकि सबके हैं,
इसलिए कोई ये नहीं कह पाता कि क्यों डाल रहे हो तुम इसमें कचरा, क्यों कब्जा कर रहे हो। वो कहेगा भाई तेरे बाप का क्या जाता है, सही बात। सरकार की है तू भी कर ले थोड़ा सा, है ना। जैसे मैंने जो तालाब खुदवाया उसके लिए सर मेरे पास प्रधान जो था गांव का उसका समर्थन हासिल था, मेरे एक कजिन ब्रदर हैं वो थोड़े वो हैं दबंग टाइप के, उनका समर्थन हासिल था। उस व्यक्ति ने वो सबके पास गया था कि ये कर रहा है, क्या करवा रहे हैं बताइए, हमारी जमीन ले रहे हैं। तो सबने उसको ये बोला भाई जमीन तुम्हारी थोड़े है, जमीन तो ग्राम समाज की है, और वो वही करवा रहा है जो वो था वहां पे, तालाब था, तालाब खुदवा रहे हैं। हाँ। तो फिर उसके पास कोई जवाब नहीं बचा क्योंकि समर्थन मिला था। अच्छा उसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि मैं फाइनेंशियली पावरफुल था, और कोई कारण नहीं, वरना वो लोग मेरे साथ नहीं थे, क्यों किसी जमीन ले रहे हो भाई। बिल्कुल। वो चलाना जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धर्म से जो जोड़ने की बात है, हमारे धर्म से सर ये जुड़ा हुआ है, हम भूल गए धर्म को। ये देखिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संदेश देते हैं, उसमें भगवान श्री कृष्ण साफ साफ कहते हैं कि अर्जुन जो मुनि होता है वो लकड़ी की चिंता, घर की लकड़ी की चिंता नहीं करता, वो वनों की चिंता करता है। मुनि अर्थात स्थितप्रज्ञ की सोच वस्तुनिष्ठ है। वो व्यक्तिगत भूख और व्यक्तिगत तृष्णा के परे देखता है। वो वृक्ष से गिरे हुए फल के विषय में नहीं सोचता, वो वृक्ष के विषय में सोचता है, वनों के विषय में सोचता है। सामान्य मनुष्य को ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए, तो वो वृक्षों को तब तक काटता चला जाएगा जब तक वन नष्ट न हो जाएं। परंतु मुनि प्रकृति में वनों के महत्व के विषय में सोचता है, प्रकृति के संतुलन के विषय में सोचता है, वनों और ऋतुओं के संबंध के विषय में सोचता है। अब इससे अच्छा कौन समझाएगा, मतलब साक्षात योगेश्वर अगर आपको कोई बात समझा रहे हैं, अब बताइए आपको देख के वो फीलिंग आ रही है मुझे कि आप कहीं ना कहीं मुनि के लेवल पुश कर रहे हैं अपने आप को। आप केवल दाढ़ी नहीं है, आप केवल सत्संग नहीं करते हो, बट ये देख के और आपको देख के मैं थोड़ा इमोशनल हो गया हूँ। कम से कम मुझे एक ऐसे मुनि से मिलने का अवसर मिला जो जेन्युइनली सोचता है कि नहीं यार इससे इसका बहुत, जैसे अगर मैं भगवान हूं, थर्ड पार्टी हूं, ऊपर से देख रहा हूं संसार को, तो जो आत्मनिष्ठ जिसकी बात वो कर रहे हैं, जो आत्मनिष्ठ है, अपने लिए काम करते हैं, उनका फ्यूचर देख के मुस्कुराएगा नहीं भगवान की देखो ये अभी इतना परेशान है, कुछ 200 साल निकलने दो फिर इसको पता चलेगा क्या किया था इसने। ठीक है, तो धर्म से इससे बड़ा समर्थन कहां मिलेगा किसी को। सही बात। नहीं देखिए धर्म का समर्थन, धर्म तो हमेशा नेचुरल रिसोर्सेज के लिए रहा है। आप चाहे वो गीता पढ़िए, चाहे वो कुरान पढ़िए, चाहे वो बाइबल पढ़िए, किसी में मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा लिखा होगा कि आप पर्यावरण को क्षति पहुंचाइए या अपने आसपास के सराउंडिंग्स को, नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर देंगे। मैं तो कहूँगा दूसरी लैंग्वेज में या दूसरे शब्दों में जो पर्यावरण है, जो आसपास की चीजें हैं जिनसे सब, वही भगवान है। जी है ना। चाहे वो नदी में बहता हुआ जल है, चाहे वो ऊपर सूर्य देव से आती हुई किरणें हैं, चाहे वो जंगल से निकलती हुई ऑक्सीजन है, वो सभी तो भगवान है। और हमें तो वो जो भगवान की आज हमें बचपन से डेफिनेशन पढ़ाई जाती है, भूमि गगन वायु अग्नि जी, पंच तत्व, वही तो भगवान है। लेकिन हम उन्हीं चीजों के लिए तो लड़ रहे हैं, उन्हीं चीजों के लिए फाइट कर रहे हैं। फाइट कैसे कर रहे हैं? दिल्ली में प्योर ऑक्सीजन की फाइट है ना, यहाँ पे जमीन की फाइट है, किसके पास कितनी है, उन्हीं चीजों की फाइट है। और आप देखिए आज मार्केट में एक मेडिटेशन एक कॉन्सेप्ट है, और मेडिटेशन में भी एक नया, मतलब और डीप जाएंगे तो एक कॉन्सेप्ट है वाटर मेडिटेशन। वाटर मेडिटेशन में मैंने सर्च किए कौन कौन कराते, तो बहुत सारी संस्थाएं मिली। और जब मैंने उनका देखा कि वो किसी स्विमिंग पूल के पास बैठा के आपको मेडिटेशन कराते हैं, या आपको लेके जाएंगे वो ऋषिकेश में, वहां बोलेंगे यहाँ झरना गिर रहा है, यहाँ बैठ के आप मेडिटेशन करिए तो आपका और अच्छा ध्यान लगेगा। वो यहाँ के नेचुरल तालाबों के पास क्यों नहीं गए, है ना। वो नेचुरल तालाबों, क्योंकि यहाँ पे उस तरह की वाटर बॉडीज नहीं है जहाँ पे उतनी शांति मिल सके। जबकि आप अगर पुराने उसमें जाएंगे,
क्या है वो, और किताबों को पढ़ेंगे तो उसमें मेडिटेशन के, वाटर मेडिटेशन पहले से लोग करते थे, है ना। आप जब तालाब साफ करेंगे या गांव में जो इतने अच्छे तालाब रहेंगे जिनके पास जाके आप शाम को 2 घंटे बैठ सकते हैं, वही तो असली मेडिटेशन है। वो फ्री में होती थी, लेकिन वही अब 20,000 रुपए का कोर्स किया जाता है। किसके नाम पे? वाटर मेडिटेशन के नाम। मैंने ऐसी सारी संस्थाओं को ईमेल लिखा, आप वाटर मेडिटेशन को प्रमोट कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप इतने हैवी चार्ज कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, बट आप इसमें से 5% निकाल के अपने पास सेव करते रहिए, ताकि आप आसपास भी एक ऐसी वाटर बॉडी को डेवलप कर सकें कि जहां आपको 500 किलोमीटर हरिद्वार में ना जाना पड़े, ऋषिकेश में ना जाना पड़े। आप कहें कि हाँ, हमारे आसपास की एक वाटर बॉडी ऐसी है, इसके पास बैठ के मेडिटेशन करिए। वो एक असली मेडिटेशन होगा, क्योंकि आपने उस वाटर बॉडी को डेवलप किया है, आपने उस लायक बनाया है कि वहां पे वाटर मेडिटेशन हो सके। अदरवाइज तो क्या होगा, जब आप हरिद्वार जाएंगे अपने साथ जब मेडिटेशन 4 घंटे करेंगे, मेडिटेशन के बाद भूख लगेगी तो आपके पास एक मैगी का पैकेट होगा, बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स होंगी, पानी की बोतल होंगी, और आप खाली करके उसी झरने में उसको डाल के आ जाएंगे। और आज के 10 साल बाद वो झरना भी मेडिटेशन लायक नहीं बचेगा, फिर आप दूसरे झरने की तरफ मुंह होंगे। एक मैं आपको छोटी सी कथा सुनाता हूँ। एक वो था, जापान की कहानी है, वो हमेशा मोटिवेशन स्पीक में बताई जाती है कहानी की। एक जापानीज मछुआरा था, वो अपने आइलैंड पे बैठ के मछलियां पकड़ रहा था, और उसका घर बगल में ही था। तो उसका आइलैंड बहुत स्ट्रेटेजिकली ब्यूटीफुल आइलैंड था, उसके नाम पे था। तो कोई बंदा पहुंचा, उसने बोला कि भाई साहब अपना आइलैंड मुझे बेच दीजिए। उसने बोला फिर? तो उसने बोला मुझे बेच दीजिए, फिर मैं यहाँ शानदार होटल बनाऊंगा। उसने बोला फिर? बोला उसके आपको इतने करोड़ रुपए दूंगा। तो बोला फिर मैं क्या करूंगा? तो उसने बोला फिर अरे कहीं जाइए, बढ़िया शान से मछलियां पकड़िए शानदार तरीके से। आपकी लाइफ ही लाइफ है, मछली पकड़ने का शौक है। तो किसान ने उसकी तरफ देखा, बोला अभी मैं क्या कर रहा हूँ? उसने बोला अभी मैं क्या कर रहा हूँ? ठीक है, सही बात है। तो ये वही वाली बात है कि मतलब पहले आप, सॉरी टू यूज द बैड टर्म, बट पहले अपने पिछवाड़े में सुतली बम लगा के फोड़िए, फिर उसका इलाज करवाइए, पैसे दीजिए, उसके बाद फिर दुनिया से आप बोलिए कि देखिए जी हमने ये कमाल का काम कर दिया। लगभग उस तरफ ही डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन मूव कर रहे हैं सब लोग, सब उसी तरफ होता है वो। और बेसिक चीजों का समझना बड़ा मुश्किल है। मैं एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली में एक तालाब था। तालाब क्या था, वहां के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ऑर्डर दिया गया था कि इस गांव में काफी पानी नीचे जा रहा है, तो कुछ करिए। तो उन्होंने, और अगर नहीं करते हैं तो इस डेट के बाद आपको शायद 10,000 रुपए पर डे का चार्ज पेनल्टी लगेगी। उन्होंने कुछ भी करके जो है आनंद पानन में, मतलब बहुत सारे लोगों को बुलाया, मुझे भी बुलाया। तो उन्होंने कहा जी भाई सॉल्यूशन बताइए। तो मैंने कहा जी वहां तालाब बना दीजिए, है ना। मुझे तो एक ही चीज पता है, सही बात है ना, और बिल्कुल वही प्रूवन सॉल्यूशन। तो उन्होंने कहा कि यार लेकिन इस बात को हम वहां पे कैसे प्रेजेंट करेंगे, कैसे प्रूफ देंगे कि तालाब बनाने से सच में हो जाएगा? कुछ तो स्टडी दीजिए। मैंने कहा स्टडी मेरे पास नहीं है, मैं सिर्फ बता सकता हूँ कि आपको तालाब। तो उन्होंने फिर एक यूनिवर्सिटी को पकड़ा, उनको कहा जी आप हमें स्टडी। तो उन्होंने बड़ा सा थीसिस लिखा उस पे, है ना, शायद 2 लाख रुपए उनसे चार्ज किए, और लास्ट में आया कि यहाँ पे तालाब बना दीजिए। मैं लास्ट में जब उनसे एक दिन मिला, बाद में जब एंड की मीटिंग हुई, तो उन्होंने कहा जी यहाँ पे जो है इतने साइज के 2 तालाब बनाने पड़ेंगे, यहाँ पे ये करना पड़ेगा। मैंने कहा ये बात मैं फ्री में बता रहा था आपको, बट यहाँ पे क्या है ना, हमारा फॉर्मेलिटीज उतनी ज्यादा हो गई है, करना हमें वही है, बिल्कुल है ना, बट उसको क्या है ना, हमने अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको कहीं ना कहीं जस्टिफाई करना है, चीजों को जस्टिफाई करना है। जब तक कोई थीसिस इतनी मोटी ना दिखे तो वो हमें नहीं लगती कि ये सच में थीसिस है। हम उसको किसी थीसिस को 2 पेज में लगाएंगे, कैसे लगेगा? लेकिन आप उसी को पूरा गूगल से कॉपी पेस्ट मारिए, पहले 100 पेज उसमें फालतू के लिखिए और फिर उसमें लिख दिए। पर मैं तो आपको सलाह दूंगा, अगली बार सबसे कोई पूछे, बोलो मैं आपको थीसिस भेजता हूँ, इतने चार्ज लगेंगे। हाँ, और उस चार्ज को लेके एक और तालाब में लगाइए, क्योंकि देखिए दुनिया ऐसी ही है, दुनिया ऐसी है, सच्चे लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसलिए क्या है कि इसलिए आप हमेशा, मेरी सलाह आपसे है कि मैं बिजनेसमैन हूं, मेरी सलाह हमेशा है कि ऐसे ही काम आप भी करें, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा कि
हर काम को करने के लिए फाइनेंसेस चाहिए, चाहे वो कितने भी अच्छे इंटेंशन हो आपके। अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो जैसे वो गांव में जो तालाब खुदा है, जो मैंने खुदवाया है, वो इसलिए हो पाया कि मैंने पैसे कमाए थोड़े से, अदरवाइज कि नहीं कोई टच नहीं कर पाता उस मुद्दे को। तो मैं यही कह रहा हूँ कि हर चीज के पीछे फंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फंड्स तो हैं ही। देखिए बिना फंड के ना तो मैं घर से तालाब तक पहुंच पाऊंगा, सही बात, ना तालाब से वापस घर आ पाऊंगा। और फंड होना जरूरी है। फंड होने का मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि जितना, अगर सच में तालाबों को सस्टेनेबल बनाना है तो पहले तालाब वालों को भी सस्टेनेबल बनना पड़ेगा, आसपास के लोगों को जो तालाब पे काम कर रहे हैं उन लोगों को। मैं शुरू में सारे कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में मैं फ्री में जाता था, कोई बुलाता था तो मैं जाता था। फिर मैंने रियलाइज किया कि लोग जो है सीरियस नहीं लेते हैं ऐसे फ्री में जाने वालों को। मैंने चार्ज करना शुरू किया और मैंने बहुत हैवी चार्ज करना शुरू किया। लोगों ने कई बार क्रिटिसाइज किया, सोशल मीडिया पे भी क्रिटिसाइज किया कि इन्होंने इसको भी धंधा बना दिया, पर्यावरण के काम को धंधा बना दिया, 50-50 हजार रुपए एक लेक्चर के चार्ज कर। बट मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने हमेशा एक ही बात कही कि अगर मैं खुद सस्टेनेबल नहीं हूँ, सही बात, तालाबों को कैसे सस्टेनेबल बनाने की सोच सकता हूं? बिल्कुल पॉइंट। या तो मैं एक काम करूं कि अपना एक कपड़े का झोला सिलवाऊं, कंधे पे टांकूं, और आपने मुझे कॉलेज तक बुलाया है तो मैं 2 दिन पहले निकल जाऊंगा घर से पैदल चलते चलते। अरे सर, कुछ लोग झोला टांग के भी हीरो बन गए हैं। हाँ, तो सबसे ज्यादा पैसा वही मांगते हैं, झोला टांग के। वो एक समस्या है ना। दूसरा, आप देखिए जो मुझे समस्या, जो पर्यावरण का उतना नुकसान हुआ है तालाबों का, नदियों का, वो एक जो रीजन मुझे लगता है, जितना मैं घूमा हूँ, लोगों से मिला हूँ, एक रीजन इसका यही है कि इसको समाज सेवा समझ लिया गया पर्यावरण के काम, जबकि ये प्योरली समाज सेवा नहीं है, ये प्रोफेशनल वर्क भी होना चाहिए। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग पर्यावरण दिवस के दिन पेड़ लगाएंगे और फिर उसको पूरी साल मेंटेन भी करेंगे। उस दिन उसमें जोश रहता भी है लोगों में, बट क्या आपने सच में कभी कोई वापस से जाके मेंटेन करता हुआ देखा है 300? क्या उन लोगों के पास काम ही नहीं है कुछ? वो डेली जाएंगे, उसको मेंटेन करेंगे। लेकिन भाषण में हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम चाहते हैं कि जो जिसने जो पेड़ लगाया उसकी वो देख रेख करे। भाई साहब, डेली 500 रुपए की सीएनजी फूक के मैं उसकी देख रेख करूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा? सही बात, सही। लेकिन वही मैं अगर एक माली छोड़ दूं, उन 500 पेड़ों की देखने, उसको कहीं ना कहीं एक सैलरी मिल गई, उसका घर चल गया और वो एक भी पेड़ नहीं मरने देगा। तो प्रोफेशनली हमें सोचना पड़ेगा। हम आज अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना, कितने लोग एनवायरमेंटलिस्ट बनाना चाहते हैं, जो हमें पता है इंजीनियर बनेगा तो विदेश जाने का चांस है, डॉक्टर बनेगा तो आजकल बहुत एक तरह से पूरा क्रेज है। क्या इंजीनियर बनने से वो उसको ऊपर की कमाई मिलेगी? एनवायरमेंटलिस्ट बनने से क्या वो एनवायरमेंटलिस्ट बनने से विदेश जा पाएगा? क्या वो ऑडिट कर पाएगा? जाएगा, पर कुछ अन्य कारणों से जाएगा। तो जब तक इस फील्ड को हमें सस्टेनेबल नहीं बना पाएंगे, इसको समाज सेवा समझेंगे, तो हमारे दिमाग में सिर्फ 2 बातें आएंगी, या तो वीकेंड या फिर रिटायरमेंट के बाद। जी। लोग सोचते हैं रिटायरमेंट के बाद, अभी बहुत सारे रिटायर्ड आईएएस लोगों के फोन आते हैं मुझे, आईपीएस या जो भी किसी न कहीं पे पीएसयूज में, कि मेरा अगले महीने रिटायरमेंट है और मैं फिर आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मतलब 40 साल उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया, अब वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, है ना, और वो अगले 2 साल में देश के लिए सब कुछ कर जाएंगे। वो सिर्फ अपने टाइम पास के लिए कुछ देखना चाहते हैं कि ये छोटे बच्चे हैं, है ना। अच्छा, प्रॉब्लम क्या, मुझे जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है उनको, मैं जोड़ता हूँ। प्रॉब्लम ये आती है, वो ना चाहते हैं कि हम, मतलब जैसी उनको ऑफिस में सेवाएं मिली है ना, जी हजूरी वाली, यस सर, नो सर, वो जिस दिन हमारे प्लांटेशन साइट पे आएंगे उनको वही यस सर नो सर सुनाई देना चाहिए। उनका कोई गेट खोलेगा। आदत भी तो खराब कर देती है, आदत खराब हो जाती है। अब उनको लगता है कि भैया, अब जैसे प्लांटेशन साइट पे दिख, आप ये नहीं बोल सकते काम करिए शर्मा जी, जरा भाग के ना वो कर दीजिए। अब हम कैसे कहें कि वो तसला उठा के लाए कैसे कहो भैया फावड़ा पकड़ा देना। उनसे जैसे कह देते वो बुरा मान जाते हैं।
वो एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो जब तक इसको सस्टेनेबल नहीं बनाया जाएगा, एनवायरमेंट के लिए काम करने वाला, अच्छा समाज की, हम क्या है ना, अपने आप को समाज की सोच, जैसा समाज हमें देखना चाहता है वैसा हम अपने आप को ढाल लेते हैं, चाहे फिर बैकएंड में हमें कैसा ही होना पड़े, हम आगे वैसा ही मास्क लगा लेते हैं। एनवायरमेंटलिस्ट लोग क्या करते हैं, वो आगे ना समाज सेवा का मास्क लगा देते हैं। उनसे कोई पूछेगा आपका खर्चा पानी कैसे चलता है, अरे भाई साहब कैसे, क्या घर से ही पैसे खर्च कर रहे हैं, जबकि पता है कोई घर से पैसे खर्च नहीं कर रहा है। आप किसी से पूछे वो कहेंगे अरे भाई साहब कहाँ, मतलब बस हो जाता है कहीं ना कहीं से। वो उनको ये कहने से डर लगता है कि नहीं, आई वर्क एज ए कंसल्टेंट, जी जी, है ना, आई वर्क, मैं एक लेक्चर की फीस लेता हूँ, मैं आने जाने का पैसे लेता हूँ, मैं एक फीस, वो कहने से डर लगता है क्योंकि समाज उस नजर से नहीं देखता है एनवायरमेंट, पर्यावरण को। इसका कहीं ना कहीं उन समाज की चीज में झेलना पड़ता है। समाज की प्रॉब्लम पता है क्या सर, जो समाज सेवा करे वो भिखारी रहे। हाँ, या तो बिल्कुल अमीर आदमी है जो कहे कि ये सब मैंने दान कर दिया, हाँ, या तो जो समाज सेवा, जो साधारण घर से है, तू भी मतलब पैसे मांगेगा। हाँ, है ना। जैसे एक बार याद है कुमार विश्वास जी ने कहा था कि मैं कविताएं सुनाने जाता हूँ, 5 लाख रुपया लेता हूँ और मैं फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करता हूँ, दे सकते हो तो दो, नहीं दे सकते हो मत दो, भिखारी नहीं हूं मैं। भाई मैं तो चाहता हूँ आप भी ऐसे ही करिए, भाई मेरे लिए कर सकते हो तो करो, नहीं तो मैं ऐसे चक्करों मत पड़ो, मैंने बहुत मेहनत करी है जहां पहुंचा वहां के। वो एक समस्या होती है, तो इसीलिए क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है कि अरे आप तो एनजीओ वाले हो, आपको क्या जरूरत है भाई एनजीओ कोई आसमान से गिरता है क्या पैसे? आप ही लोगों के, जब मैंने एक बात सीखी, अगर समाज के लिए काम कर रहे हैं तो समाज से ही पैसा आना पड़ेगा। हमारे जो सस्टेनेबिलिटी है वो भी समाज को ही उसका जिम्मा उठाना पड़ेगा, इसलिए जो है सस्टेनेबिलिटी जरूरी है। पर मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आप इतने यंग हैं और इस समय आप ये काम कर रहे हैं। कई लोग जो नहीं होते रिटायरमेंट वाली सोच वाले होते हैं, तो आपने थैंक गॉड की उधर। लेकिन आपसे मैं एक और चीज पूछता हूँ, इंजीनियर थे आप, इंजीनियरिंग में जॉब भी करी आपने अच्छी खासी, उसके बाद आप छोड़ के फिर आप एनवायरमेंटलिस्ट बने हैं। भारत में ऐसा माहौल कब बनेगा जहां पे, जैसे अभी आप ना यहीं पे फेज 3 में वो है फायर स्टेशन, किसी भी फायर स्टेशन वाले से जाके बात करिए, आप उनसे पूछिए कि भाई साहब आपने जो है फायर स्टेशन में आप काम करते हैं, कब नौकरी मिली? उसका पहला जवाब होगा नहीं, तैयारी तो हम आईएएस का कर रहे थे, वहां नहीं हुआ, फिर यहाँ का वांट निकला था, फिर हम अप्लाई किया, फायरमैन बन गए। हमारे देश में फायरमैन बनने के लिए, एनवायरमेंटलिस्ट बनने के लिए, हमारे देश में लोग आईएएस ही क्यों बनना चाहते हैं? मतलब कोई फायरमैन नहीं बनना, कोई टीचर नहीं बनना चाहता। टीचर में चलो 1-2 लड़कियां बोलेंगे मैं टीचर बनना है, बाकी सबको उनसे पूछोगे क्या हम आईएएस बनना चाहते थे, नहीं मिला तो हम फायरमैन बन गए। तो तू कहां से मन से काम करेगा उसमें यार, जब तेरी सोच ही वहां थी। उसका कंक्लूजन ये है, हमारा पैशन जॉब पाना है, काम करना नहीं है। मतलब कोई सी भी मिल जाओगे, वो जैसे हॉट लड़की नहीं होती, गर्लफ्रेंड पटा लेनी है, शादी के बाद फिर लागे उसको घर में पटक देना, चल। यहाँ पे हर आदमी पैशनेट है जब तक जॉब नहीं मिलती। वो उस टाइम तक पैशनेट है जिस टाइम तक वो वाली जॉब उसको कंफर्म नहीं हो जाती। जिस टाइम जॉब मिल गई उसको केबिन मिल गया, उसके 10 दिन बाद देखो उसका पैशन कहाँ चला जाता है। सही बात। फिर वो आराम की स्थिति में आता है कि इसी के लिए तो मैंने सारे सेंटेंस रटे थे, दिस इज माई पैशन, मैं जीवन में यही करना चाहता था, है ना। तो हमारा जो पैशन है ना वो जॉब लेना है। वो कैसे पता चलता है? मैंने पुलिस की भी फॉर्म भरा है, मैंने आईएएस का भरा है, मैंने डॉक्टर का भरा है, मैंने किसान, मतलब सब कुछ भरा है। अब मुझे बस कोई सी भी मिल जाए बस, मेरा पैसा है बस जॉब लेना, है ना। काम तो मैं कोई सब मिल जाए फिर उसके बाद तो करना ही नहीं है। अच्छा, करना ही नहीं है। ये अच्छा है कि काम तो मैं कर ही लूंगा, नहीं मेरे को पता है मेरा काम ही नहीं करना है, तो मुझे कोई भी पोस्ट दे दो, बस सरकारी दे दो। क्योंकि सरकारी मतलब छवि वैसी बन गई है, लोगों की सोच है। हालांकि सरकारी जॉब में भी लोग इतनी मेहनत करते हैं, करना पड़ रहा है भाई आजकल, तो करना पड़ रहा है ना। लोग इतनी मेहनत करते हैं। अब मैं कई बार सरकारी टीचर्स को देखता हूँ, कई लोग होते हैं वो आराम से बैठते हैं, लेकिन कई लोग वो प्राइवेट से भी ज्यादा मेहनत करते हैं, वो रात दिन झोंक देते हैं। वो वाला सुना आपने, जो सरकारी टीचर की नौकरी मिल गई है, 4000 हम किसी और को ले आए, वो जाके हाजिरी लगाता है। एक यूट्यूब पे अरे नहीं, यूट्यूब में ये सच है भाई, मैं बता रहा हूँ, मेरे जान में बड़े अधिकारी है, उन्होंने जो, उनकी भी बात कर रहा हूँ, मेरा नाम लिए, उनको जब पहली नौकरी उनको टीचर की मिल गई,
तो उन्होंने ये जुगाड़ कर लिया, उनको बनना तो आईएएस था, तो पहले टीचर में जुगाड़ कर लिया 4,000 देके, खुद तो पढ़ाई करते थे तो वहां पर अटेंडेंस भी लगती थी, सैलरी भी आती थी, और सैलरी में 4,000 उसको जाते थे और बाकी सैलरी पढ़ाई के लिए अपने काम आती थी। होता होगा। अरे मैं सच बता रहा हूँ भाई, मुझे विश्वास नहीं होगा। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, इस देश में आप सर्वे करवाइए, बहुत सारे आपको टीचर फेक मिलेंगे जो किसी और के लिए काम करके अटेंडेंस लगा के घर जाते हैं। बहुत सारे टीचर ऐसे मिलेंगे। 48 लाख पोजीशंस हैं जो ओपन है टीचर में, जो भर्ती नहीं हो रहे। उत्तर प्रदेश में शायद 12-13 लाख पोजीशंस ओपन है टीचिंग में। मतलब बहुत सारे स्कूल जहाँ केवल 2 टीचर हैं, क्या 2 सब्जेक्ट होते हैं कभी, पहली से 8वीं कक्षा तक 2 सब्जेक्ट होते हैं, नहीं, सब वैकेंट पड़े, सब वही सब मैनेज करते हैं, फिर एक टीचर के। तो मुझे बात है, प्राइवेटाइज कब होगा ये? कब सरकार बोलेगी चलो भाई हमसे नहीं हो पा, जैसे पासपोर्ट ऑफिसेस हैं, टीसीएस को दे दिया, अब सबको आसानी से पासपोर्ट मिल जाता है। तो कब ऐसा होगा जब स्कूल टीचिंग भी प्राइवेटाइज हो जाएगी कि प्राइवेट कंपनी को पकड़ा, वो टीचर भी देगी, वो उसको तुम्हारे खर्चे में, क्योंकि सरकार अपना राजकीय खर्च नहीं बढ़ाना चाहती, इसीलिए नौकरियां नहीं देती है। तो कब ऐसा होगा प्राइवेटाइज करेंगे, फुल्ली प्राइवेटाइज कब होगा? वो तो सरकार को पता होगा। पता नहीं कब वो प्लान कर रहे हैं ऐसा। मैं तो चाहता हूँ कि सरकारी व्यवस्था को ही दुरुस्त कर दिया जाए। अच्छा, है ना, उसको प्राइवेटाइजेशन किया ना जाए, मतलब जरूरत ही ना पड़े। आप अगर सरकारी व्यवस्था को इतना दुरुस्त कर देंगे कि उसके प्राइवेटाइजेशन की जरूरत ही ना पड़े तो वो बेस्ट है। किसी चीज को प्राइवेटाइजेशन करना तो लास्ट ऑप्शन है ही, है ना भाई, हमसे नहीं संभल रही है तो उसको प्राइवेटाइजेशन कर दें। लेकिन मैं तो चाहता हूँ उसी व्यवस्था को इतना दुरुस्त कर दी जाए कि प्राइवेट से भी अच्छी चले वो, है ना। जब हम तालाब को रिस्टोर करते हैं तो उसमें 3 पार्टीज होती हैं। एक हो गया फंडर जो स्पॉन्सर करेगा, एक हो गया एग्जीक्यूटिव, और एक हो गया गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। जब हम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का क्योंकि ओनरशिप उन्हीं की है तो एनओसी अप्रूवल एग्रीमेंट करना पड़ेगा, तो हमारा जो एवरेज टाइमिंग है वो 15 से 20 दिन या 1 महीने। तो रिस्टोर हो जाता है एनओसी लेने में। अच्छा, एनओसी सॉरी, एनओसी लेने का जो टाइम। अच्छा। बट मैं मतलब एक एग्जांपल दूंगा कि एक आईएएस ऑफिसर थे, म्युनिसिपल कमिश्नर सर थे, उन्होंने क्या किया, आप जैसे अभी हम बैठे हैं, हमने अभी चाय भी पिए, तो कहते थे भाई चाय मंगाइए इनके लिए, तो वो कहते थे काम बताइए। सर एनओसी लेनी है, वहां पे काम करना है, ठीक है। तो मतलब हैरान रह जाता था, चाय खत्म होने से पहले एनओसी सामने हो। क्या बात, कहाँ वो 1 महीने का प्रोसेस था, कहाँ वो 10 मिनट का प्रोसेस था। अब उसमें हुआ क्या, जब हमें 10 मिनट में मिल गई तो अब हमें भी जल्दी दिखानी चाहिए। हमने वो 10 मिनट बाद सीधा मेल कर दिया कॉर्पोरेट को, एनओसी मिल गई, करते हैं। हुआ क्या, बहुत बार ऐसा हुआ कि कॉर्पोरेट ने फिर इंटरनली वो क्रॉस चेक करने के लिए लोग भेजे। सही में सही भी है कि झूठ है? मतलब एक पीएसयू ने तो मतलब मुझे किसी ने मतलब इंटरनली बताया, वहां के ऑफिसर ने, पीएसयू से कोलैबोरेशन था, तो क्योंकि पीएसयू भी सेमी गवर्नमेंट तो है ही, तो उन्होंने कहा कि भाई इनको चेक करिए कहीं इनके पास स्टैम्प घर पे ना रखा हो। हमने अपनी लाइफ में इतना फास्ट प्रोसेस नहीं देखा, सही बात है ना। और हम तो प्राइवेट हैं, तब हम इतनी जल्दी एनओसी नहीं दे सकते किसी को। कोई आईएएस ऑफिसर इतनी जल्दी एनओसी कैसे दे सकता है? तो सरकारी सिस्टम वैसा भी, मैं तो चाहता हूँ कि सरकारी सिस्टम ऐसा हो जाए कि प्राइवेटाइजेशन करने की सोचे ही जरूरत ही ना पड़े, ये मैं चाहता हूँ। पर आपको नहीं लगता कि जब जॉब की एश्योरिटी मिल जाती है लोगों की, मैं तालाबों पे आना चाहता हूँ, पर एक लास्ट सवाल है, जब जॉब की एश्योरिटी मिल जाती है लोगों को तभी कंप्लेसेंसी आती है। मेरे को मालूम, मेरे को निकालने वाले नहीं, मैं करूँ ना करूँ, वहां पे पैशन तब काम आता है, आपका पैशन ही होता है, अदरवाइज सब मुझे पता है नहीं निकालेंगे क्या। वो होता क्या है ना, देखो कई बार काम लेने वाले अधिकारी भी चाहिए हमें, है ना। वो जैसे कहते हैं ना, वो कितना भी निठल्ला स्टाफ हो उनसे काम ले लेते हैं। जी। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जो कितने होनहार है, उनके आने के बाद वो भी सुस्ती मारने लगते हैं। क्योंकि हमें ना काम लेने वाला बनना पड़ेगा स्टाफ से, है ना। उनको जो है मतलब वैसा नहीं देना, बताना चाहिए कि आपकी तो अपसेट है ना। कई बार मैंने देखा गवर्नमेंट ऑफिसर्स के आगे एक चैलेंज होता है कि उनका, चाहे वो ड्राइवर है, ड्राइवर की नियुक्ति भी लखनऊ से हुई है ना। मैं
थोड़े दिन के लिए छुट्टी दे सकता हूँ, कर नहीं सकता उसको कुछ, है ना, क्योंकि वो भी मेरी तरह गवर्नमेंट ऑफिसर है। तो उसमें बहुत सारे अधिकारी होते हैं जो उनसे उतना काम ले लेते हैं प्यार से, मोटिवेट करके, डरा धमका के, कि वो मतलब एक प्राइवेट एम्प्लॉय की तरह भाग भाग के काम करते हैं, और कई नहीं ले पाते वो काम। तो वो एक जो उनका लीडर होता है उसकी कैपेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। तो ये क्या कहते हैं उसे, जो तालाब आपने रिस्टोर कर दी, रिस्टोर करने के बाद क्या आप उसमें मत्स्य पालन वगैरह का भी प्रयास करवाते हैं, कैसे? बिल्कुल, हम जैसा मैं कह रहा था कि हम जो है तालाबों को सस्टेनेबल बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब उसको ऑनरशिप से जोड़ने की कोशिश करते हैं। ऑनरशिप जब आएगी, जब किसी को उससे कोई फायदा होगा, तब तो कोई अडॉप्ट करेगा उसे। भाई कोई फिश फार्मिंग करेगा तो चाहे उसको साल का 2 लाख रुपए इनकम हो, 1 लाख रुपए इनकम, कमल की खेती कर रहा है, सिंघाड़ा की खेती कर रहा है, अगर मेरी उससे 2 लाख रुपए इनकम हो रही है, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि कोई उसको हाथ भी लगाए। सही बात। दूसरी चीज, वो उसमें जो कचरा आ रहा है, जब आदमी डेली जाएगा तो 2 पन्नी आगे बहाने का कर लेगा। सही बात। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं, हम सभी तालाबों को नहीं बना पाए सस्टेनेबल, क्योंकि कई बार तालाब तब भी 80 में से कितने सस्टेनेबल? लगभग 50। ठीक, गुड इनफ, है ना। तो क्योंकि कई बार तालाब का एरिया उतना इनफ नहीं होता, कई बार वहाँ की सराउंडिंग उतनी सपोर्टिव नहीं होती, बहुत सारे रीजन है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा को हम बनाएं, ताकि वो एक सस्टेनेबल हो और बार बार रिस्टोर करने की जरूरत ना पड़े। अभी जो नोएडा अथॉरिटी है, नोएडा में जैसे जिसकी मैं बात करूं, जो मेरे घर के पास है, जो स्वैम्प लैंड दिखती है मुझे साफ साफ, अगर आप जाते हैं नोएडा अथॉरिटी के पास कि भाई ये स्वैम्प लैंड है, मैं चाहता हूँ इसको रिस्टोर किया जाए, तो नोएडा अथॉरिटी सपोर्टिंग है या नोएडा अथॉरिटी डिले करती है? नहीं, देखिए, नोएडा अथॉरिटी पहले ये चेक करेगी कि डॉक्यूमेंट्स में ये लैंड टाइप क्या है, लैंड यूज क्या है। अगर मान लो आप में वहां पे स्वैम्प लैंड है, वो पानी भरा रहता है, वेट लैंड जैसा दिखाई देता है, बट वो डॉक्यूमेंट में क्या है, वो कृषि भूमि है, डॉक्यूमेंट में वो किसी बिल्डर की जमीन है, तो नोएडा अथॉरिटी कुछ नहीं कर पाएगी, तो पूरा लैंड यूज चेंज करना पड़ेगा, किसी कृषि भूमि को वेटलैंड में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, या किसी बिल्डर को अगर बेच दिए तो उससे लेके वापस उसको करना, वो मतलब नॉर्मली वो नहीं होता है ऐसा। हाँ, अगर वो डॉक्यूमेंट्स में भी वेटलैंड है तो वो बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। तो जैसे जब नोएडा अथॉरिटी बिल्डर को बेच रही है, तब नहीं ध्यान रखती कि इसमें स्वैम्प लैंड आ गया है, इसमें वेटलैंड है, इसको टच नहीं करना है इनको? हाँ, ध्यान तो देना चाहिए उस टाइम पे, बट वो कई बार नहीं दिया जाता, क्योंकि वो भी रिकॉर्ड्स चेक करते हैं लैंड की, है ना। भाई ये लैंड के रिकॉर्ड ना इंटरनली चेंज होते रहते हैं, है ना, कि पोखर जो 50 साल पहले पोखर दर्ज हो गया ना रिकॉर्ड में, वही पोखर है, उसके बाद तो नया पोखर दर्ज नहीं होगा। तो चाहे उसमें पानी कहीं भी भरे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे वेटलैंड ऐसे हैं, उनका सिर्फ इसलिए रख रखाव या नहीं किया जा सक रहा है कि वो ऑन रिकॉर्ड सिर्फ मान लो 10 बीघे के हैं, लेकिन पानी भरा हुआ है 50 बीघे तक। अच्छा। और पानी कैसे भरा हुआ है? पास पास की कृषि भूमि पे। लेकिन वो कृषि भूमि को कैसे डेवलप करें, क्योंकि वो तो वेटलैंड नहीं है। जैसे आप डेवलप करने पहुंचेंगे, वो किसान आ जाएगा डंडा लेके, कि भाई या तो मेरे खेत का मुआवजा दे दो मुझे, तो आप इसमें कुछ भी कर लेना, या फिर यहाँ से हट जाओ, चाहे पानी भरा हुआ हो, लेकिन मैं इसको कब जाने नहीं दूंगा, है ना। वही, और वो कब जाने भी क्यों दे? सही बात, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत तगड़ी। हाँ, मतलब काम करना आसान नहीं है। हाँ, तो वो लैंड यूज का बड़ा खेल है, है ना। गवर्नमेंट रिकॉर्ड में अगर तालाब है तो ही तालाब बना सकते हैं, तालाब नहीं है चाहे उसमें कितने भी बर्ड्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जैसे जी बिल्डर बड़े अमीर लोग हैं, अगर कोई बिल्डर ही जेन्युइनली दिल का अच्छा हो, जैसे ही बिल्डर को जब मन रही तब लैंड यूज बदलवा लेता है ना, जब मरी तब कर लेता है वो, तो भगवान से उम्मीद है कोई अडानी जैसा ऐसा बड़ा आदमी, या भगवान करे मुझ पर कृपा करे, कोई ऐसा बहुत अमीर आदमी हो जो जेन्युइनली सोचे कि भाई इसका लैंड यूज चेंज कर दो यार, इसका भी चेंज कर दो, तो हो सकता है। तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि भाई फिर तो क्या करेगा, वो खरीदेगा उस लैंड को और बोलेगा मेरी तरफ से तालाब बना दो। हाँ, या फिर जुगाड़ भी तो है भाई, अदरवाइज जुगाड़ कर वहां जुगाड़ कर लेगा, उसने क्या है। एक और वो है कि एक है दिल्ली में लेक प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट शुरू हुआ था,
उसके बारे में नॉलेज है आपको? हाँ बिल्कुल, देखिए वो वही सेम प्रोजेक्ट है कि पुरानी आप लोग को जुड़े हैं restore उससे? करने का। नहीं, अच्छा। उसमें मेरे कई मित्र जुड़े हैं, बट मैं उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हूँ। बट वो दिल्ली सरकार का अच्छा प्रोजेक्ट मैं उसको कहूँगा, अच्छा। कि उन्होंने कम से कम इनिशिएट लेना शुरू जी, किया जी, इसमें, जी, जी। और कई लेक्स को रिस्टोर भी किया गया है ना। मतलब जितना उनका टारगेट था उतना वो अचीव नहीं कर पा रहे, बट ये है कि शुरुआत हुई है, वो एक जरूरी बात है। तो 0 से 10% में पहुंचा। हाँ वो है, लेकिन हमने जाके देखा है लेक्स पे काम हो रहा है, और वो सिर्फ दिल्ली में नहीं है। अभी जैसे अमृत सरोवर एक स्कीम है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें उत्तर प्रदेश में बहुत सारे तालाब बने हैं और बहुत सारे रिस्टोर भी हुए, क्योंकि अभी अमृत काल चल रहा है देश में, है ना। तो उसमें जो है उसके मौके पे अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं, तो इस बहाने से कम पुराने तालाबों को एक पहचान मिल रही है, याद किया जा रहा है, अधिकारी वहां तक पहुंच रहे हैं अमृत सरोवर ढूंढने के लिए। नोएडा अथॉरिटी तो हर बार तालाब की कोई भी स्कीम आती है परेशान हो जाती है, क्योंकि है ही नहीं, अमृत सरोवर कहाँ से लाएंगे, तालाब ही नहीं बचे, वो एक प्रॉब्लम आ जाती है। एक और भी है कि जैसे एक है संजय झील है त्रिलोकपुरी में, और एक डासना में तालाब है। डासना वाला देखा है तालाब आपने? सर डासना वाला तालाब नहीं देखा? झील है बहुत बड़ी सी, आप ये मानिए मुझे लगता है कि कम से कम 1 किलोमीटर लंबी होगी, और मुझे लगता है 400 मीटर चौड़ी होगी। बहुत लंबी चौड़ी झील बना रखी है डासना में। एक बार प्लीज जब भी मौका मिले जरूर जाइएगा। तो डासना में बहुत शानदार झील है। यानी कहाँ पे है आप डासना में? डासना में जो मतलब उसमें भी चक्कर लोगों ने कब्जा करके घर बना रखा है, पर उसमें डासना में झील है। मुझे एग्जैक्टली लोकेशन पर डासना जो सेक्शन है उसी डासना में इस बार मैंने 2 तालाब रिस्टोर किए हैं। अच्छा। बट वो इतने बड़े नहीं है जितने आप बता रहे हैं, हम्म। वो तो कोई 20-15 बीघे का है, कोई 10 बीघे का है ऐसा। अच्छा। हाँ, लेकिन एक झील मुझे पता है बीच में आ गई है, उसके चारों तरफ घर बने। हाँ, वो शायद झील है। हाँ। उसको भी मैंने करना चाहा था, हाँ। बट वो अभी वही उसी केस में फंसी हुई है। अच्छा। है ना, वो कि लोगों ने कब्जा हुआ, कुछ केस वेस भी डाला हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बहुत इम्पोर्टेंट मेरे याद आई, तालाबों पे कब्जा करना बहुत आसान है, और ये लोग जो तालाबों पे कब्जा करना चाहते हैं वो लीगल सिस्टम का फायदा भी उठा सकते हैं। अच्छा। मतलब उठाते हैं, मैंने देखा है। लोग क्या करते हैं, तालाब के एक हिस्से पे कब्जा किया, उस पे बिजली का कनेक्शन ले लिया, उस पे आरसीसी डलवा ली, है ना। फिर होगा क्या, खुद ही जाके वहां पे हाई कोर्ट में स्टे भी ले लेंगे। अच्छा। है ना, कि मेरी जमीन है, मेरे पास बिजली का कनेक्शन भी है, मेरे पास आरसीसी भी है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ना इसको खाली कराना चाहता है, मेरी जमीन छीनना चाहता है। हाई कोर्ट क्या करेगा, उस पे स्टे दे देगा। सही बात। क्योंकि जब तक अगला निर्णय नहीं आ जाता आप इसको कोई नहीं तोड़ेगा। ठीक है, अगला निर्णय आएगा 50 साल बाद। सही बात। 50 साल तक तो जमीन है। सही बात। तो आपने फ्री की जमीन को 50 साल तक यूज कर, और 50 साल बाद भी आए ना आए, है ना। आप कितना लंबा खिंचवा सकते हैं, फिर उस डिसीजन को ना आने में वकीलों की मदद से, वो उतना बस आपका खर्चा है। आपको बस हाई कोर्ट के वकील को महीने में 2000 रुपए पहुंचाना है, वो उतनी डेट आगे लगवाता रहेगा उसके, और वो जो है जमीन। मतलब अगर आप कुछ भी परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो हर जगह का सिस्टम उसको, मतलब उसके बाद भी अपने 80 तालाब बनवाए। नहीं कहते उसे कि मैंने इन सब के बाद भी 80 तालाब तो बनवाए। कहीं ना कहीं लूप होल है। हाँ, मैं हर गांव में देख रहा हूँ ये सिस्टम आजकल, हर गांव में किसी न किसी ने स्टे लिया हुआ है। अच्छा, जो हम कहते हैं फिर एडमिनिस्ट्रेशन को गाली देते हैं, है ना। हाई कोर्ट का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को दिख रहा है, लेकिन फिर भी खाली नहीं करवा रहा है। हमने तो कंप्लेंट कर ली, फिर भी खाली नहीं करा रहा है। इसलिए नहीं करा जहाँ पे स्टे आ गया वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ भी बंद जाते हैं। हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो, है ना, कोई नहीं टच कर सकता। सही बात। तो जब भी उसकी तरफ जाएंगे तुरंत पेपर लेके बैठ जाएंगे, है ना। वो एक रीजन। कोई इंटरेस्टिंग बात हो तो बता सकते हैं अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो। हाँ, एक कैंपेन हमारा सेल्फी विद पॉन्ड। अच्छा, हाँ, सेल्फी विद। जी। तो मैं जरूर डालूंगा गांव वाले के साथ में। हाँ, हैशटैग सेल्फी विद पॉन्ड का 2018 में आइडिया आया था। सुबह वॉक करते हुए से। अच्छा। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया, उस समय पे कैंपेन था उससे कुछ साल पहले, सेल्फी विद डॉटर। हाँ, वो मोदी जी ने प्रमोट किया था। तो हमने कहा कि सेल्फी तो सब लोग ले ही रहे हैं,
जब घर में, मेट्रो में, स्टेशन कहीं पे भी ले रहे हैं तो क्यों ना एक सेल्फी ले जाए। जब मेरा जो मकसद था वो सिर्फ इतना था कि आसपास के जो तालाब है, मुझे नहीं पता कि कौन सा तालाब किस कंडीशन में है, और ये तो एक ऑप्शन है बाइक लेके घूमो तालाब ढूंढो, यही है कि अगर आसपास के लोग सेल्फी डालेंगे उनसे कांटेक्ट किया जाए कि भाई आपका तालाब, हमने वो इसलिए किया था। बट वो इतना वायरल हुआ कि मतलब ऑलमोस्ट सभी स्टेट से लोगों ने सेल्फी भेजना शुरू किया, और हमारा दूसरा फिर हमने सोचा कि इसको और कैसे अच्छा बनाया जाए, तो हमने स्टार्ट किया कि आप जो है जब सेल्फी ले रहे हैं उसको अपलोड कर रहे हैं, यदि आपकी कोई बचपन की याद जुड़ी हुई है उस तालाब के साथ, जी जी, आप उसमें कुछ करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आपका कोई भी XYZ विचार है वो भी शेयर करें जी, या आप हमसे कोई सजेशन लेना चाहते हैं उस तालाब के बारे में। तो बहुत सारे लोग जो दिल्ली, गुड़गांव, इधर जॉब करते हैं, लेकिन है कोई बिहार का, कोई यूपी के किसी डिस्ट्रिक्ट का, बहुत सारे ऐसे फीडबैक आए कि लोग जो है अपने गांव में गए हैं इस बार छुट्टियों में, और उन्होंने अपने जाके तालाब के पास गए सेल्फी लेने के लिए। ऐसे फीडबैक आए, कई लोगों ने कहा कि वहां तो अब तालाब है ही नहीं मतलब गांव तो मैं जा रहा था छुट्टियों में, लेकिन तालाब से मेरा कोई लेना देना, मैं तालाब पे थोड़ी ना जाता था, मैं अपने घर जाता था, वापस आ जाता था। लेकिन इस बार आपके कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए मैं तालाब की तरफ गया तो वहां कोई तालाब नहीं है, वहां सिर्फ एक किसी का मकान बना हुआ है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार अब मुझे पता चला कि जिस तालाब में मैं नहाया हूँ वो तालाब तो लैंडफिल साइट बन चुका है। धन्यवाद कि आपने कम से कम उस तरफ हमें भेज तो दिया, सही बात, नहीं तो हम जाते ही नहीं उस तरफ, हमें पता भी नहीं चलता। लोगों के अंदर मतलब कुछ लोग जो हमसे जुड़े है ना, वो कोई बड़े लोग नहीं, 10,000 लोग मुश्किल से थे वो, बट उनके अंदर एक सोच पैदा हुई कि हाँ सच में प्रॉब्लम है। जिन लोगों को लग रहा था कि ये फालतू की बात है, उनको समझ में आया कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। जी जी जी, उन लोगों ने हमें सपोर्ट कर, तो हमारे पास एक डेटा बैंक कलेक्ट हुआ। अच्छा, ऐसे लोग जो सच में इतनी हिम्मत तो दिखा सकते हैं कि तालाब के पास तक जा सकते हैं, नहीं तो आप रूम में बैठे बैठे वेरी गुड कमेंट भी कर सकते थे, अरे हाँ बिल्कुल, नाइस इनिशिएटिव भी लिख सकते थे, हाँ, लेकिन सच में नाइस लिख देते हैं, है ना लेकिन अगर वो घर से उठ के तालाब पे गया है तो सच में वो लाखों लोगों में से एक है बिल्कुल जिसने इतनी हिम्मत दिखाई है। उन लोगों का डेटा हमारे पास आना हमारे लिए बड़ी जीत जी जी जी, और वो अब तक हमारा साथ देते हैं क्योंकि वो हमें लगता है कि वो कहीं ना कहीं हमारे जैसा सोचते हैं। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ जो आप कह रहे हो ना कि जिसने इतना पेन लिया है वो और थोड़ा पेन जरूर ले सकता है, हाँ उसके अंदर है, आप बिल्कुल है। तो ये इनिशिएटिव हमारे लिए बहुत अच्छा निकला। हाँ। अब तक लोग सेल्फीज भेजते रहते हैं, हाँ। अब तक लोग स्टोरी, और हमें भी ऐसी ऐसी स्टोरी पता चली है ना, भाई तालाब नहीं है, कोई बाइक पे ढूंढने जा रहा है, तालाब ही नहीं मिला 2 किलोमीटर में ऐसे ऐसी स्टोरीज पता चली तो लोगों को पता चला हाँ प्रॉब्लम तो है। हाँ। तो ये कैंपेन था, और जिन जिन लोगों ने सपोर्ट किया मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और कोई सोशल मीडिया पे कैसे पहुंच सकते हैं आप तक लोग, वो बताइए। सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा जो एक्टिव हूँ मैं हूँ लिंक्डइन पे। अच्छा, है ना, लिंक्डइन पे कई बार 5-5 मिलियन लोग हमारी पोस्ट को देखते हैं। क्या बात है। तो कई बार हम मतलब मोटिवेशनल स्पीकर्स को पीछे छोड़ देते हैं इतने लोग हमें सपोर्ट करते हैं वहां पे। अदर तो सिंपली है, वहां तो आप तो आपके नाम से या पॉन्डमैन लिखिए आ जाएगा, टॉप पे आएगा। किसी भी सोशल मीडिया पे आप रामवीर तंवर या पॉन्डमैन लिखेंगे या गूगल पे लिखेंगे तो सब कुछ आ जाएगा। तो ये अच्छी बात है। बाकी नंबर भी हमारा मतलब सब साइट्स पे अवेलेबल है। ठीक, तो हमारे यहाँ पे भी नीचे चला देंगे। ठीक है रामवीर जी, बहुत मजा आया मुझे आपसे बात करके, जेन्युइनली। मतलब एक होता है ना कि आप पॉडकास्ट कर रहे हो तो आप कर कहना पड़ता है, बहुत मजा आया, और लेकिन आपको पता चला होगा मुझे जेन्युइनली मजा आया आपसे बात करके। और मैं चाहता हूँ कि आप रिस्टोर करें, और मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं भी जुड़ना चाहता हूँ, क्योंकि वो जो इन चीजों में मेरा कमिटमेंट नहीं हो पाएगा, मुझे अजीब लगता है, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा जुड़ना चाहता हूँ। पर अगर जुड़ने का मेरा जेन्युइनली होगा, जब मैं कन्विंस हो जाऊंगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे आदरणीय पॉन्डमैन से सब लोग जुड़े। ठीक है, और धीरे धीरे ऐसा होगा कि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग अभी कंप्लेसेंट हैं तालाबों को लेके, वो भी इंटरेस्ट लेंगे इसमें। मुझे ऐसा लगता है धीरे धीरे ऐसी सिचुएशन आएगी।